वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की जो क्लास है काफ़ी ख़ास है। द जीएस सॉल्वर का ये जो क्लास है, इसमें हम जो नई बुक है भारतीय इतिहास की पूर्वावलोकन वाली, इसका आधुनिक भारत का इतिहास फिर से आगे बढ़ा रहे हैं, कवर कर रहे हैं। काफ़ी समय से आप सभी का कमेंट आ रहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री को आगे किया जाए। लास्ट वीडियो मैंने गांधी युग वाला अपलोड किया था, उस पर काफ़ी सारे कमेंट आए कि इसके आगे की वीडियो कब आएगी, कब आएगी। मैंने कई लोगों को रिप्लाई भी किया कि देखिए नई बुक आने दीजिए 2026 एडिशन वाली, हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे। अभी बुक कुछ ही दिन पहले आई है, मैंने खुद चैनल पे डाला था जब बुक नई-नई आई थी। अभी भी मार्केट में काफ़ी जगह अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हमने आपके लिए बुक को मँगा लिया है और आज हम फाइनली इस बुक की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद के जो टॉपिक हैं ये दोनों हैं, यानी गांधी युग के बाद आपका किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। तो ये दोनों ही टॉपिक मैं एक ही साथ कवर करूँगा इसी वीडियो में। फिर अगली वीडियो में ऐसे धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और काफ़ी कम समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? जैसे ही कंप्लीट होगा आपको कंपाइलेशन वीडियो एक मास्टर वीडियो के तौर पर दे दिया जाएगा। सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी प्री के बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे 2026 के जनवरी तक। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये आशा करता हूँ कि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए होंगे, ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को, ठीक है? ये बुक है वो जिसकी हम बात कर रहे थे 2026 एडिशन बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए कितने पेपर टोटल कवर किए गए हैं, 259 पेपर्स को कवर किए गए हैं इसमें। और 259 पेपर में कौन-कौन सा पेपर है आप वो भी देख लीजिएगा। पहले देखिए ये जनवरी 2026 तक अपडेटेड है भारतीय इतिहास की बुक। ये सारे टॉपिक है और ख़ासकर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो ये वो टॉपिक हैं जो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया है, 18 चैप्टर्स हैं। फिर इस तरफ आइएगा तो यहाँ तक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन तक। यानी कि 23 चैप्टर मैं कवर कर चुका हूँ और इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं 24वाँ और 25वाँ यानी कि 2 अलग-अलग जो टॉपिक है वो कवर करने वाला हूँ। तो काफ़ी जल्द हम इसको समाप्त करेंगे। और जो पेपर्स हैं वो ये हैं, जो पेपर्स इसमें ऐड किए गए हैं कई सारे हैं। 2025 वाले यूपीएससी प्री के, यूपी पीसीएस प्री के, उत्तराखंड पीसीएस का, एमपी पीसीएस, बीपीएससी जो भी हुआ है वो सब इसमें इंक्लूड कर लिया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये आज का टॉपिक है अपना, यानी कि किसान आंदोलन और किसान सभा। हमेशा की तरह चूँकि इस बुक में आपको पहले रिवीजन नोट्स मिलता है, तो रिवीजन नोट्स हम करेंगे। उसके बाद जैसे रिवीजन नोट्स खत्म होगा, आप देखेंगे उसके बाद यहाँ से प्रश्न कोश स्टार्ट हो रहा है और प्रश्न पूछा जाएगा फिर एमसीक्यू टाइप में। तो मैं क्या करता हूँ पहले देखो, चूँकि इसकी जो नोट्स होती है वो कोई लाइन कहीं रहता है, यानी जिस तरीके से परीक्षा में आते रहता है। जैसे गांधी जी के बारे में मान लो 2020 में कोई प्रश्न पूछा गया है, तो वो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। फिर अगर 2025 5 साल बाद में तो वो इधर लाके ऐड कर देंगे। यानी जिस साल अपडेट करते हैं उसी साल उधर ही वो लोग ऐड कर देते हैं नोट्स में। यानी कि अरेंज वे में नोट्स नहीं रहता है, इसीलिए मैं नोट्स को अरेंज करके पीपीटी बना चुका हूँ और फिर हम पीपीटी से कवर करेंगे। नोट्स बिल्कुल सेम मिलेगा, इसमें जो भी लाइन है एक भी लाइन मैं मिस नहीं करता हूँ। जब नोट्स तैयार करता हूँ तो सारे लाइन्स इसके हूबहू आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। बस वो सजा-सजाया मिलेगा जिसको याद रखना थोड़ा आसान हो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप लोगों में से जिन्होंने भी हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर नहीं सब्सक्राइब किया है, वो ज़रूर यूट्यूब पे सर्च करें द जीएस सॉल्वर और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों और पहले स्लाइड से मैं शुरू करता हूँ। अब देखिए बात करें किसान सभा की, तो किसान सभा की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले जब किसान सभा नहीं थी, तब आप देखिएगा कि होम रूल लीग के जो आंदोलनकर्ता थे या उसके आंदोलन में जो भाग लेने वाले लोग थे, वो सबसे अधिक उस समय अवध में सक्रिय थे, जो होम रूल लीग वाले थे। और उस टाइम तक किसान सभा का गठन नहीं हुआ था। अब देखिए जो होम रूल लीग के कार्यकर्ता अवध में सक्रिय थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये प्रयास किया कि किसानों को एक जगह संगठित किया जाए, एक मंच पे सबको संगठित किया जाए। ये समस्या देखते हुए कि किसानों के साथ कभी किसी एरिया में, कभी किसी एरिया में, ज़रूरी नहीं है कि अवध में ही, अलग-अलग एरिया में किसानों के साथ अलग-अलग प्रकार से प्रताड़ना की जाती थी। तो ये सब देखते हुए होम रूल लीग के जो कार्यकर्ता थे, खासकर जो अवध में सक्रिय
रह रहे थे उस समय या सक्रिय थे, उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और जब किसानों का एक संगठन तैयार किया इन्होंने, तो उसका नाम क्या रखा? किसानों के नाम पर ही किसान सभा नाम रखा। अब हम बात करते हैं दोस्तों फरवरी 1918 की, जब यूपी में किसान सभा की स्थापना की जाती है। तो फरवरी 1918 में दोस्तों यूपी किसान सभा की स्थापना की गई, जिसको कई बार संयुक्त प्रांत किसान सभा भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय यूपी संयुक्त प्रांत के ही नाम से ज़्यादा जाना जाता था। फरवरी 1918 याद रखिए, कई बार पूछा जाता है कि यूपी किसान सभा या संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये फरवरी 1918 में हुई और खासकर अब देखिएगा कि इसकी स्थापना का श्रेय किनको जाता है? तो 3 लोग प्रमुख हैं जो यूपी किसान सभा के स्थापना से जुड़े हैं। एक तो इंद्र नारायण द्विवेदी, दूसरे गौरी शंकर मिश्र और तीसरे मदन मोहन मालवीय। इन तीनों लोगों ने मिलकर के फरवरी 1918 में यूपी में किसान सभा की नींव डाली और इसकी स्थापना की। अब देखिए किसान सभा का प्रभाव क्या हुआ? किसान सभा ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। यानी जब किसान सभा बनकर तैयार हुआ और दूसरे जगह के भी किसान संगठित होना शुरू किए और इसका प्रमाण क्या है? ये कैसे आप मान रहे हैं कि इससे किसान प्रभावित हुए? आप देखिएगा दिसंबर 1918 में, फरवरी 1918 में यूपी में किसान सभा की स्थापना होती है। अब उसी साल के अंत में यानी दिसंबर 1918 में आप देखिएगा दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और उस कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। अब किसान अधिवेशन में भाग ले रहे हैं, इसका मतलब क्या? वो जागरूक हो रहे हैं। उनमें संगठन की भावना बढ़ रही है, वो भी चाह रहे हैं कि हम भी संगठित रहें और जब भी लड़ाई लड़ना हो तो एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध या जिसके विरुद्ध भी लड़ना हो, लड़ेंगे एक साथ। तो किसान सभा का ये प्रभाव ज़रूर हुआ कि किसान संगठित होने लगे धीरे-धीरे। आप देखिएगा वर्ष 1919 के अंत तक यानी कि अगले वर्ष के अंत तक किसान आंदोलन में और सक्रियता हुई और संगठित और खुला किसान उभार जो हुआ ये वर्ष 1920 के उत्तरार्ध में काफी तेज हो गया। यानी किसानों का जो उभार था यानी खुले तौर पर संगठन को सपोर्ट करना या फिर संगठन में आके जुड़ना, ये सब धीरे-धीरे किसान इसमें अग्रसर होने लगे। अब देखिए हम आगे बात करेंगे दोस्तों बाबा रामचंद्र और अवध किसान सभा के बारे में, लेकिन इससे पहले जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है लाइन वो है नाई धोबी बंद आंदोलन। देखिए नाई धोबी बंद आंदोलन क्या था? जो अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर थी, यानी कि प्रतापगढ़ जिला ही सीधे तौर पर समझ लो। वहाँ पर वहाँ के जो किसान थे उन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध जताया। यानी कि जो हा ये किसान आंदोलन से कैसे जुड़ा है ये समझिए। देखिए अब जो नाई के काम करते थे या फिर जो धोबी के काम करते थे कपड़े धोने का, दोनों भी किसानी से या फिर खेती से जुड़े थे उस समय। किसान या फिर खेती जो है वो मूल कार्य था एक तरह से। आज के जैसा नाई और धोबी का काम इतना नहीं चल रहा था कि उससे कोई लोग अपना पेट भर पाएगा। तो नाई और धोबी काम तो ज़रूर कर रहे थे लेकिन साथ में उनका कृषि कार्य भी चल रहा था। अब हुआ क्या कि अंग्रेज़ों का इतना अत्याचार बढ़ा और साथ अंग्रेजों का अत्याचार किसके माध्यम से बढ़ रहा था? जमींदारों के माध्यम से, ठीक है? जमींदार अलग-अलग तरह के टैक्स लगाते थे अंग्रेजों की तरफ से और ज़बरदस्ती पैसा वसूलते थे, अलग-अलग प्रकार के टैक्स कई तरह से प्रताड़ित करते थे लोगों को, खास करके किसानों को। तो किसानों ने ये फैसला किया कि जो जमींदार ज़्यादा तेज बन रहा है, ज़्यादा दबाव डाल रहा है या फिर अंग्रेज अधिकारी अगर क्योंकि अंग्रेज अधिकारी डायरेक्ट नहीं आ पाते थे, तो अंग्रेजों का काम जमींदार कर देते थे। तो जो जमींदार ऐसा बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, उसके लिए नाई का काम और धोबी का काम बंद कर दिया जाए। यानी ना तो उसका बाल काटने कोई जाएगा, ना ही उसका कपड़ा धोने कोई जाएगा। तो इसी को बोला गया दोस्तों नाई धोबी बंद आंदोलन। सीधा नाम है नाई धोबी बंद यानी नाई और धोबी का काम उसके लिए लोगों ने बंद कर दिया। तो यह एक तरह से सामाजिक बहिष्कार यानी सोशल बायकॉट और संगठित कार्रवाई थी जो किसानों की तरफ से की गई थी। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही और एक और जो चेहरा था जो आंदोलन में काफ़ी जल्दी उभरा वो था बाबा रामचंद्र जी का चेहरा। बाबा रामचंद्र कौन थे? इनका मूल नाम ज़रूर याद रखिए, इनका मूल नाम था श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। इनका जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गाँव के ब्राह्मण परिवार में हुआ।
कुछ स्रोतों के साथ इनका जन्म महाराष्ट्र में भी बताया जाता है। जब एआई वगैरह से आप सर्च कीजिएगा तो महाराष्ट्र ही दिखाता है। हालाँकि बाद में ये अवध के जो किसान थे उनके लिए काफ़ी काम आए। क्यों काम आए? इन्होंने किसानों को कैसे एकजुट किया? जो बाबा रामचंद्र थे, देखिए इनका नाम क्या है? बलवंत जोधपुरकर, ठीक है? लेकिन इनका काम क्या था? ये रामायण का पाठ करते थे। रामायण का पाठ करके और उसी में किसानों को संगठित करने का काम करते थे, क्योंकि किसान सुनने के लिए आते थे रामायण का पाठ, तो ये चाहते थे वहां पर कि सभी को रामायण के पाठ के ही द्वारा सबको एक जगह संगठित किया जा सके, क्योंकि ये काम करना घर घर जाकर बुलाने से तो आसान था। अब देखिए, फाइनली इसी के आधार पर लोगों ने इनका नाम बाबा रामचंद्र रख दिया, क्योंकि ये रामायण का पाठ करते थे और इसी के माध्यम से ये लोगों को एकजुट करने का काम भी कर रहे थे। अब 1920 की बात आ गई। आपने देखा था कि फरवरी 1918 में यूपी में ऐसे यूपी किसान सभा या संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की गई। फाइनली 1920 में आकर के अवध में किसान सभा का गठन किया गया। आप देखिएगा, वर्ष 1920 के मध्य में बाबा रामचंद्र एक किसान नेता के रूप में उभरे, क्योंकि वो किसानों को ही संगठित कर रहे थे और उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी, यानी लोगों को काफी जल्दी संगठित कर ले रहे थे। और 1920 में ही बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जो थे और कुछ और भी नेता थे, जिन्होंने मिल करके प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। प्रतापगढ़ वही जिला है दोस्तों जहां पर नाई धोबी बंद आंदोलन हुआ था, आपको अगर याद हो। तो प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब हुआ? तो आप बोलेंगे 1920 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो बाबा रामचंद्र और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये 2 नाम प्रमुख है, इसके अलावे और भी लोग इसमें शामिल थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो अपना आंदोलन है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन भी एक तरह का किसान आंदोलन था, सबसे पहली बात, क्योंकि यह किसानों द्वारा किया गया था। और किसान आंदोलन मुख्य रूप से देखिए क्यों होते थे? एक तो किसानों पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाता था, तब होता था चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। तो टैक्स ज़्यादा लगा देना, बिना मतलब वाला टैक्स लगा देना, आवश्यकता से अधिक टैक्स का माँग करना, बेगारी की प्रथा यानी कि मुफ्त में मज़दूरी कराने वाला सिस्टम फ़ोर्सफुली, ठीक है? बलात् श्रम कराना यानी बलपूर्वक श्रम कराना, और वो भी मुफ्त में। किसान का काम करवाइएगा तो कौन करेगा बताइए? और जो ज़मींदार थे या जागीरदार थे उनके द्वारा और अत्याचार और शोषण का काम किया जाना। तो ये सब प्रमुख कारण हैं जिसके कारण किसान आंदोलन करते थे। नहीं तो किसान आप समझिए कि सबसे लास्ट स्टेज पर रहने वाले सबसे निचले तबके के, वो क्यों आंदोलन करेंगे? उनमें जल्दी क्षमता उतनी नहीं आ रही थी, लेकिन आखिर संगठन की भावना क्यों आई? वो संगठित होकर एक साथ लड़ना क्यों शुरू किए? क्योंकि उनका शोषण ज़्यादा हो रहा था। तो आप देखिएगा, बिजौलिया आंदोलन भी, हालाँकि यह राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से जुड़ा है। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में एक स्थान है बिजौलिया, वहाँ के किसानों ने ये आंदोलन किया था। शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी, 1800-1900 के बीच में ही हुआ था। लेकिन ये पीक पॉइंट पकड़ा, आप देखिएगा 1913-14 में, जब इसकी नेतृत्वकर्ता कर रहे थे साधु सीताराम। आप देखिएगा, साधु सीताराम जो थे, इन्होंने वर्ष 1913-14 में इस सब के यानी कि 13-14 के दौरान आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये मूल रूप से साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, यानी कि साहित्य में भरोसा रखते थे, साहित्य से रिलेटेड ये थे। लेकिन 13-14 में ये बिजौलिया आंदोलन की बागडोर सँभालते हैं। फिर 1915 में उन्होंने बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंप दिया? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को 1915 में बुलाया गया था, खासकर इसी आंदोलन के लिए, और 1916 में आप देखिएगा कि नेतृत्व में परिवर्तन किया गया। नेतृत्व में परिवर्तन करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेतृत्व सँभालने के लिए आमंत्रित किया। फाइनली 1916 में उन्होंने, यानी कि विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। आप देखिए, विजय सिंह पथिक, इनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। वर्ष 1916 में बिजौलिया पहुंचकर इस आंदोलन के नेतृत्व को अपने हाथों में वो लेते हैं। और विजय सिंह पथिक पहले से एक क्रांतिकारी रह चुके थे और वो रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से भी जुड़े हुए व्यक्ति माने जाते हैं। तो ओवरऑल अगर बिजौलिया आंदोलन के बारे में पूछा जाए कब हुआ, तो
13-14 के दौरान ये प्रारंभ हुआ। 1916 में इसके नेता बदल गए। पहले श्री साधु सीताराम थे, बाद में ये विजय सिंह पथिक के नाम पर ट्रांसफर हुआ, यानी कि ये नेतृत्वकर्ता बने। कारण क्या था इसके होने का? वही जो किसानों के साथ रेगुलरली चलता आ रहा है, यानी कि ज़्यादा टैक्स लगा देना या मुफ्त में काम कराना या फिर उन पर अत्याचार करना, ये सब प्रमुख कारण माने जाते हैं। और धीरे-धीरे इसके परिणाम स्वरूप भी इसमें काफ़ी रियायतें दी गई अंग्रेजों के द्वारा भी, और ये धीरे-धीरे खत्म हो। अब जो अगला स्लाइड है दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और साथ में अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। आपने देखा जैसे अवध में किसान सभा का गठन किया गया, उससे पहले यूपी में किया गया था, और दूसरे-दूसरे जगहों पर किसान धीरे-धीरे संगठित हो रहे थे। लेकिन पहले ऐसे व्यक्ति स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर किसानों को संगठित करने का काम किया। सबसे पहले इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। आप देखिएगा सहजानंद सरस्वती जो थे, ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे, और यानी कि बिहार प्रांत के किसानों को पहले एक जगह संगठित करते हैं। स्टार्टिंग चरण में यानी शुरुआती में ये कृषि सुधारों के कार्यक्रम करते थे। कृषि संबंधी सुधार जैसे किसानों की शिकायतों का निवारण करना, किराया और तत्कालीन प्रश्नों का समाधान करना, काश्तकारों के अधिकार की सुरक्षा की बात करना। आप देखिएगा जमींदारी उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाने की स्पष्ट मांग भी 1930 के दशक में की गई। और किसानों के प्रति इतने समर्पित थे स्वामी सहजानंद सरस्वती कि इनको किसान का प्राण कहा जाने लगा था। तो किसान का प्राण किनको कहा गया था? सहजानंद सरस्वती को। और फाइनली 1936 में इनके द्वारा ऑल इंडिया लेवल पे किसान सभा का गठन किया गया, जिसको अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया। तो ये 11 अप्रैल 1936 को ऑल इंडिया किसान सभा की गठन की गई। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही। और आप देखिएगा इसके जो सचिव बनाए गए, पहले आप यहाँ स्थापना देख सकते हैं। 1936 में 11 अप्रैल को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी पहले जो अखिल भारतीय किसान सभा था, उसका पहले स्टार्टिंग में नाम रखा गया था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। किसान सभा नहीं, किसान कांग्रेस। लेकिन बाद में इसी का नाम बदल दिया गया और अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। पदाधिकारी इसके प्रमुख कौन थे? सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन बने? एन.जी. रंगा। महासचिव बने एन.जी. रंगा। और मुख्य काम क्या था इसका? जो ऑल इंडिया किसान सभा था, इसका मुख्य काम था सबसे पहला कि पूरे भारत में किसानों को संगठित किया जाए, किसानों को एक मंच पे लाया जाए, एक जगह संगठित किया जाए, और किसानों की जो भी समस्या है वो ऑल इंडिया लेवल पर एक साथ उठाया जाए। ठीक है? यानी किसानों को एक मिनिमम मजदूरी तय हो, साथ ही बेगारी की जो प्रथा है, यानी कि मुफ्त में मजदूरी कराने वाला बात है, वो खत्म किया जाए। किसानों को एक बेहतर जीवन प्रदान किया जा सके, और खासकर जो भूमि है जिस पर किसान खेती करते हैं, उस पर किसानों का मालिकाना हक हो, यानी कि उसका मालिक किसानों को माना जाए, ना कि जमींदारों को माना जाए। तो ये सब प्रमुख मांग रहा है इनका। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की नींव भी रखी, और इससे बहुत लंबे समय तक ये इसकी अध्यक्षता करते रहे। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और एक और किसान आंदोलन की बात करते हैं, जो है एकता या फिर एका आंदोलन। देखिए एका का मतलब एकता ही है। वैसे भी ये आंदोलन 1921 में चलाई गई थी, और ये भी अवध में चलाई गई थी। अवध जो संयुक्त प्रांत का हिस्सा था यूपी का, आप समझ सकते हैं। शुरू में तो कांग्रेस खिलाफत के कार्यकर्ताओं ने धीरे-धीरे किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया। उस टाइम तक आप देखेंगे 1921-22 की बात हो रही थी, यानी कि 1920 में आपने देखा था कि 1920 में अवध में किसान सभा का गठन किया जा चुका था, अगर आपको याद हो तो। देखिए, यहाँ मैं पिछले स्लाइड की बात कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि 1920 में बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अवध में किसान सभा का गठन किया जा चुका था। लेकिन वहाँ भी आप देखिएगा स्थिति कैसा था, 1921 में फिर से एक
निचले तबके के लोग जो होते हैं वो एकत्रित होते हैं और फिर से अंग्रेजों खासकर जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आप देखिएगा इसमें यानी कि जो एका आंदोलन शुरू हुआ, पहले तो बैकग्राउंड समझ लीजिए कि इसको शुरू करने में प्रमुख श्रेय किसको दिया जाता है। बाद में मदारी पासी नाम के एक व्यक्ति थे, जो पासी कम्युनिटी होती है, एक तरह की पासी जो तार पर से ताड़ी वगैरह उतारते हैं, उनको पासी बोला जाता है जनरली। तो जो पासी ग्रुप के लोग थे, उनके एक नेता उभर के आए जिनका नाम था मदारी पासी, और इन्होंने जो छोटे कास्ट के लोग थे, जो छोटे कास्ट के आप समझिए कि किसान वगैरह थे, उनको एक जगह एकत्रित करना शुरू किया। और चूँकि ये एकता के भाव से सभी को एकत्रित कर रहे थे, इसीलिए इसको एकता या एका आंदोलन कहा गया। हालाँकि ये भी किसान आंदोलन था। तो कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन किसान आंदोलन नहीं था? तो याद रखिएगा, एकता या एका आंदोलन किसान आंदोलन था। 1921-22 तक चला और मुख्य केंद्र जो रहा, ये अवध के आसपास के क्षेत्र थे। और जैसे अवध का क्षेत्र हरदोई हो गया, बहराइच हो गया, सीतापुर हो गया, ये सब उसी के क्षेत्र थे जहाँ पर एका आंदोलन हुई। तो ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एका आंदोलन कहाँ पर हुई थी? किसानों की मुख्य मांगों में सबसे मेन मांग क्या था कि जमींदारों द्वारा जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है उसको नहीं बढ़ाया जाए। टैक्स आवश्यकता से अधिक बढ़ा रहे थे, उपज के रूप में लगान वसूल कर रहे थे। अब इसमें किसानों ने क्या फैसला लिया? किसानों ने फैसला देखिए क्या-क्या किया। सबसे पहले तो किसानों ने दर्ज लगान यानी जो रिकॉर्डेड रेंट से 50% अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। यानी किसानों से जो पहले रेंट लिया जा रहा था, उससे 50% अधिक रेंट की बात की जा रही थी कि उससे ज़्यादा अब 50% अधिक आपसे लगान जो है वो वसूला जाएगा। अब आंदोलन का कार्यक्रम क्या बना? सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया इसमें। लगान को नकद रूपांतरित की माँग की गई, यानी कैश में माँगने लगे ये लोग। दर्ज लगान से अधिक नहीं देना, रसीद लेना, बेगार का विरोध। अब ये सब जो है ये किसानों की बातें हैं। किसान कहते थे कि अब लगान देंगे तो उसका रसीद लेंगे और फ़ोर्स्ड लेबर नहीं करेंगे, यानी कि मुफ्त में काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अवैध बेदखली का प्रतिरोध करेंगे, यानी कि ऐसे ही ज़मींदारों को ज़मीन नहीं देंगे, और पंचायत आधारित अनुशासन की भी बात इसमें की गई। मुख्य मांगों में तो ये था कि कई किसानों ने ये कह दिया कि अब हम लगान देंगे ही नहीं, बंद करो लगान देना। ठीक है, ऐसा स्थिति था उस समय। हालाँकि रसीद लेकर के कुछ लोगों ने बात की कि नहीं, रसीद लेकर हम लगान देंगे ताकि दोबारा वो लगान एक ही चीज़ के लिए नहीं माँगे कि तुमने लगान दिया ही नहीं है। और एक और मेन चीज़ था जो बेगार प्रथा थी, यानी फ़ोर्सफुली काम कराने वाला, उसका विरोध किया गया यहाँ पर बढ़-चढ़ के कि अब फ्री में काम कोई नहीं करेगा। तो एका आंदोलन मुख्य रूप से किसान आंदोलन रहा जो 1921-22 के दौरान अवध के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जो नामक जगह है वहाँ पर ये चला। इसके प्रमुख जो नेता थे वो मदारी पासी थे। किसानों की मुख्य मांगों में जमींदारों द्वारा टैक्स को बढ़ाया जाना शामिल था, जिसको ये लोग चाहते थे कि टैक्स नहीं बढ़े और ज़मीन पर किसान का हक रहे, और साथ ही साथ बेगार की जो प्रथा है ऐसा नहीं चलाया जाए और रसीद के साथ टैक्स लिया जाए, टैक्स बढ़ाया नहीं जाए। हालाँकि आगे चल के अंग्रेज़ों ने इसको भी दबा दिया। अगला जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये है बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुआ था। आप देखिए 1928 में गुजरात का जो सूरत डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो बारदोली तालुका है, उसमें गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी। मेहता बंधु और अन्य स्थानीय नेताओं ने भी 1920 से ही इस क्षेत्र में संगठनात्मक, सामाजिक और रचनात्मक कार्य किए थे। वर्ष 1922 के बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि 1928 का बारदोली सत्याग्रह की भूमि पहले से तैयार थी, क्योंकि पहले से वहाँ के लोग संगठित थे, किसान भी संगठित थे। इसीलिए जब 1928 में बारदोली में, ये भी एक किसान सत्याग्रह था, किसान आंदोलन था, क्योंकि बारदोली में देखिए इसके होने का कारण क्या था? सबसे प्रमुख कारण था टैक्स में लगभग 30% की वृद्धि कर दी ब्रिटिश सरकार ने। किसान तो पहले से ही आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, गरीब थे, वो पहले ही जो टैक्स था उसको नहीं दे पा रहे थे, अब 30% की और वृद्धि कर दी गई, और जो पहले से टैक्स चला आ रहा था उसी को बार-बार कम करने की माँग की जा रही थी, लेकिन कम करने के बजाय इन्होंने क्या किया, टैक्स को कम भी नहीं किया और 30% से बढ़ा भी दिया। तो ये किसानों में आक्रोश का कारण बना। हालाँकि यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था, पूरी तरीके से ये
अहिंसात्मक आंदोलन माना जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप देखिएगा 1928 में यहाँ का जो कृषक आंदोलन था उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी जो किसान का आंदोलन था यहाँ पर, वही बारदोली सत्याग्रह के नाम से बाद में फेमस हुआ, और इसकी जो नेतृत्व करता थे इसके, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही वो आंदोलन है जिसकी सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। यानी कि पहले केवल वल्लभ भाई पटेल नाम हुआ करता था, इसके बाद से इनके नाम के आगे सरदार लग गया। अब देखिए, सबसे पहले ये ऐसा सत्याग्रह था जिसमें महिलाओं ने भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और अधिक अधिक संख्या में महिलाएं भी इसमें शामिल हुई थी। अहिंसक आंदोलन था, मैंने बता ही दिया। किसानों ने सीधे मना कर दिया कि जो टैक्स बढ़ाया गया है 30%, वो हम नहीं देंगे। 30% बढ़ा हुआ लगान कोई भी किसान नहीं देगा। सीधे किसानों ने मना कर दिया और अपने गुट में इसका बात फैलाया। और जब सरकार ने सोचा कि चलो अब टैक्स नहीं दे रहे हैं तो जबरदस्ती जमीन छीन लेते हैं, अगर जमीन छीनने वो गए, तब वहां पर किसानों ने सामूहिक तौर पर उनका विरोध किया और जमीन को जब्त करने से मना किया। तो निश्चित तौर पर आखिर में बाद में चलकर इसको सफलता मिली, और जो ब्रिटिश सरकार थी उनको झुकना पड़ा, और जो 30% लगान में वृद्धि की बात की गई थी वो भी वापस ले लिया गया, और जो किसान का जमीन था वो उसको वापस कर दिया गया। यानी कि ये पूरी तरीके से सफल आंदोलन रहा। ऐसा नहीं कि इसको सरकार ने दबा दिया, पूरी तरीके से सफल आंदोलन रहा। तो मुख्य चीजें आप समझ गए। बारदोली सत्याग्रह 1928 में बारदोली गुजरात के सूरत जो जिला है वहां पर हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे वल्लभ भाई पटेल, और इसी के बाद उनको सरदार की उपाधि मिली। अब देखिए, अगला जो अपना पॉइंट है दोस्तों, वो है तिभागा आंदोलन। ठीक है, तिभागा को कई बार तिभागा भी लिखा जाता है ऐसे। तो जो तिभागा आंदोलन है था, ये 1946 में जनरली हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हुआ कहाँ पर था। ठीक है, हुआ था दोस्तों ये बंगाल में। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। बंगाल में हुआ कब था? ये हुआ था 1946 में। ये तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर भी ये मेंशन है 1946 में हुआ। अब देखिए किसके द्वारा किया गया, अगर ये पूछा जाए कि कौन किया, तो आह्वान और उभार यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन काफी छोटा है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया जो उस समय किसान सभा था उसके द्वारा, अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा किया गया, ऐसे आप कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये किसके द्वारा किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा यह आंदोलन किया। किसके लिए किया गया, अगर ये पूछा जाए, देखिए किसके लिए किया गया, तो ये किया गया था बरगादार के लिए। ठीक है, किसके लिए? बरगादार। बरगादार किसको बोलते हैं? बरगादार को कई बार बटाईदार भी बोलते हैं। बटाईदार का मतलब आप सीधे समझ सकते हैं, वो किसान जो खेतों पर खेती कर रहे थे। किसान खेती जो कर रहे थे वो, यानी कि जमीन इनकी नहीं थी। ठीक है, जैसे जमींदार ने, मान लो जमींदार ने खेत बटाई पर दे दिया, किसको? बटाईदार को, यानी बरगादार को, कि उस पर मान लो कोई किसान है या मैं किसान हूं, अगर मुझे किसी जमींदार ने खेत दे दिया खेती करने के लिए, तो अब चूंकि देखो जमीन है जमींदार का, तो सीधा मतलब है कि खेती के बाद जो फसल होगी उस फसल का कुछ हिस्सा जमींदार को जाएगा और कुछ हिस्सा जाएगा किसको? बटाईदार को, जो उस पर काम कर रहा है। वो किसान जो उस पर फसल उगा रहा है, खेत को जोत रहा है, बो रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है फसलों की, उसको कुछ हिस्सा मिलेगा और कुछ मिलेगा जमींदार को। तो ये सिस्टम था। तो ये जमींदारों और बरगादार के बीच में जो लड़ाई चली या जो आंदोलन चला वो था तिभागा आंदोलन। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1946 में ये चला, यानी कि आजादी से ठीक पहले, तो काफी करंट का है। नाम तिभागा क्यों पड़ा? देखिए पहले की व्यवस्था क्या थी, पुरानी व्यवस्था यहाँ पर देखिए, मुख्य मांग यही था। पुरानी व्यवस्था में अगर मान लो ये पूरा खेत है, तो आधा हिस्सा जोतदार का और आधा हिस्सा बरगादार का होता था। जोतदार का मतलब जिसका जमीन है, जमींदार को आधा हिस्सा और आधा हिस्सा उस पर खेती करने वाले को मिलता था।
लेकिन डिमांड क्या था? डिमांड नया किया गया कि देखिए पुरानी व्यवस्था हम नहीं मानेंगे और किसानों का नया प्रस्ताव क्या था जिसको तेभागा नाम दिया गया। देखिए तेभागा का मतलब या तिभागा का मतलब 3 से भाग करना। तिभागा का मतलब क्या हुआ? 3 से भाग करना यानी कि 1/3 आप समझ लो ऐसे तिभागा, यानी 3 से भाग करो। तो नए प्रस्ताव में किसान कह रहे थे कि देखिए भाई हमें 2/3 दे दो और 1/3 जिसका ज़मीन है उसको रहने दिया जाए। तो ये इसमें डिमांड था कि बर्गादार को यानी जो खेती कर रहे हैं उस पर जो बटाईदार हैं उनको 2/3 मिले और जो ज़मींदार हैं उसको 1/3 मिले। ठीक है? यानी किसान अपना जो एक तरह से समझिए कि उनका जो हिस्सा मिलता था वो बढ़ाना चाहते थे और चूंकि ये 2/3 का डिमांड था इसीलिए इसको पहले 2 से भाग किया जाता था, आधा-आधा मिलता था। अब हुआ कि नहीं 3 से भाग किया जाए और 2 हिस्सा किसानों को मिल जाए और 1 हिस्सा जोतदार को जिसका ज़मीन है उसको। तो अब देखिए इसमें 3 से भाग लगाया जा रहा है इसीलिए नाम रखा गया तिभागा। तो ये हुआ कब? 1946 में। कहाँ हुआ? बंगाल में। किसके द्वारा किया गया? ऑल इंडिया जो किसान सभा था इसके द्वारा किया गया। और किसके लिए किया गया? बर्गादार बटाईदार के लिए किया गया और इसका मुख्य मांग क्या था कि अब 3 से भाग करके 2/3 हिस्सा जो है वो बर्गादार को मिले और 1/3 जोतदार को मिले। हालांकि पूरी तरीके से ये सफल नहीं रहा, बाद में भले इसके लिए कानून बनाया गया लेकिन उस समय ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था। अब देखिए आखिरी आंदोलन जो किसान आंदोलन से रिलेटेड है वो है भूदान आंदोलन। भूदान का मतलब सीधे है भूमि दान करना, ठीक है? भूमि दान करना। और भूमि दान कौन करेगा भाई? जिसके पास भूमि होगा। तो भूमि दान करने की बात की गई इसमें। और किसको दान करना था? देखिए जो जमींदार थे जिनके पास अधिक भूमि थी, उनसे विनोबा भावे ने रिक्वेस्ट करी कि देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा भूमि है तो जो लैंडलेस परिवार हैं, भूमिहीन जो परिवार हैं, उनको आप कुछ भूमि दे दो ताकि वो अपना काम चला सके। तो भूमिहीन परिवारों को भूमि दिलाने के उद्देश्य से ये आंदोलन किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। हालाँकि देखिए 18 अप्रैल 1951 में ये शुरू हुआ था और ज़रूरी नहीं है कि 1951 में ख़त्म हो जाए ताकि चूँकि ये लंबा चलने वाला था। आप देखिएगा 18 अप्रैल 1951 की बात है जब आचार्य विनोबा भावे जो थे, वो शिवरामपल्ली में होने वाले द्वितीय अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पहुँचे थे। तेलंगाना से ही हालाँकि भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। तो जब वो यहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि इस जिले में पहुँचने के बाद एक गाँव था पोचमपल्ली गाँव है सॉरी पोचमपल्ली गाँव। और इसी जिले में पोचमपल्ली गाँव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे। और उस समय यह जिला जो था ये साम्यवादी गतिविधियों का केंद्र था। अब भूदान आंदोलन की उत्पत्ति कैसे हुई? पोचमपल्ली जो गाँव था उसमें जब विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे उसी दौरान 40 हरिजन परिवार ऐसे थे जिनको भूमि की बहुत अधिक समस्या थी और उनकी भूमि की समस्या को दूर करने के लिए आप देखिएगा उसी गाँव के एक जमींदार थे रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी जी ने क्या किया कि 100 एकड़ भूमि दान देने का प्रस्ताव किया कि ठीक है जो 40 जो हरिजन परिवार हैं जिनको भूमि की बहुत अधिक नीड है, उनके लिए 100 एकड़ भूमि मैं दान दूँगा। और यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव था, यानी कि अपने आप, ऐसा नहीं कि कोई आकर इन पर ज़ोर दर और ज़बरदस्ती किया कि नहीं तुम दो दान में, ऐसा नहीं था। अपने आप इन्होंने दान में देने का ये प्रस्ताव रखा और यहीं से भूदान आंदोलन की उत्पत्ति हुई, यानी भूमि को दान में देने वाला सिस्टम। तो भूदान आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ? अक्टूबर 1951 से ये 1957 तक लगभग कंटिन्यू रहा। विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीन परिवारों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया और लगभग 4.38 मिलियन एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। तो इतना भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये बिल्कुल अलग लेवल का आंदोलन, इसको ये नहीं कह सकते कि ये किसी के विरोध में आंदोलन था। किसी के विरोध में नहीं था, ये एक रिक्वेस्ट करने वाला आंदोलन था कि जिसके पास भूमि ज़्यादा है, उससे रिक्वेस्ट किया जाए कि आप जो है वो गरीबों को या ऐसे किसान को जिसके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है, उनको भूमि दान में दे दो। तो इसीलिए इसका नाम भूदान आंदोलन पड़ा। अब इसमें याद क्या रखना है कि कब हुआ? 1951 में। प्रमुख नेता कौन थे? विनोबा भावे। उत्पत्ति कहाँ से हुई? तेलंगाना से। बस इतना याद रखना है, ठीक है? एक बार रिकॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है? कैसे? देखिए, किसान आंदोलन के लिए क्या टाइमलाइन हो सकता है? सबसे पहले 1913-14 जब बिजौलिया आंदोलन शुरू हुआ,
1913-14 में बिजौलिया आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये राजस्थान में चला था और बिजौलिया स्थान का नाम है मेवाड़ क्षेत्र का। इसका नेतृत्व साधु राम के द्वारा किया गया था, साधु सीताराम के द्वारा। बाद में इसमें दूसरे व्यक्ति भी जुड़े थे, विजय पथिक। फिर आता है फरवरी 1918, जब यूपी में किसान सभा की स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा? 3 व्यक्तियों के द्वारा, मदन मोहन मालवीय, द्विवेदी और मिश्र जी के द्वारा। कंप्लीट आप देखिएगा, पहले दूसरे स्लाइड में मिलेगा। फिर 1918 के बाद 1920, जब बाबा रामचंद्र जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलकर अवध में किसान सभा की स्थापना करते हैं। फिर 1921-22 में एका या फिर एकता आंदोलन चलाया जाता है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? मदारी पासी। और यह आंदोलन भी अवध में ही चलता है, तो ये भी अवध से जुड़ा हुआ आंदोलन है, अवध में किसान आंदोलन से जुड़ा। फिर 1922 के बाद आता है 1928, जब बारदोली सत्याग्रह होता है। यह भी एक किसान आंदोलन था और ये बिल्कुल सफल आंदोलन माना गया और इसके नेतृत्वकर्ता वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको सरदार की उपाधि इसी समय मिलती है। फिर 1936, जब अखिल भारतीय किसान सभा की इसका गठन किया जाता है। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। फिर 1946, यानी आज़ादी से लगभग 1 साल पहले, जब तेभागा आंदोलन होता है। और तेभागा आंदोलन जो है, ये बंगाल में बर्गादार जो थे उनकी मांग को दर्शाता है और 2/3 डिमांड करता है कि 2/3 अब हमें चाहिए अपने हिस्सा के रूप में। फिर आखिरी आंदोलन 1951 में भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया जाता है और पोचमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर जो भी नोट्स तैयार किया गया है, निश्चित तौर पर इस तरीके से कि ये आपको याद हो सके। जब आप बुक का नोट्स देखोगे तब 100% आपको उससे अच्छा ये लगेगा। अब मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ, क्योंकि जो नोट्स है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर नहीं सब्सक्राइब किया है, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था इसमें से? ऑप्शन है आपके पास चंपारण का, बारदोली का, बेगू का या फिर बिजौलिया का। अब आपको याद होगा, यदि बारदोली कब हुआ था? 1928 में। बेगू जैसा कोई नाम मिला नहीं हम लोगों को। चंपारण में पहला सत्याग्रह ही हुआ था 1917 के आसपास। बिजौलिया का इसमें सबसे पुराना है, क्योंकि बिजौलिया जब अपने टॉप पे था तो भी 1913-14 की वो बात है, जब इसको इसमें ज़्यादा जोर पकड़ा, आप समझ सकते हैं, तब की बात है 1913-14। फिर 1915 में दूसरे नेतृत्वकर्ता को बुलाया गया, विजय पथिक को, और उनको 1916 में इसका नेतृत्व सौंप दिया गया। साधु सीताराम जी पहले से इसके नेतृत्वकर्ता थे 1913-14 में। बिजौलिया जो है ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का इलाका रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आप देखिएगा यहाँ प्रश्नगत विकल्पों में भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। यह आंदोलन 1913 से 14 के आंदोलन का मतलब 13 से 14 में जब चल रहा था, तब इसके नेतृत्वकर्ता साधु सीताराम थे, जो मूलतः साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 1915 में उन्होंने विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह, इनको आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने फाइनली विजय सिंह पथिक को 1916 में बिजौलिया पहुंचकर इस आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया। यानी कि विजय सिंह पथिक 1916 से इसके नेतृत्वकर्ता बने। विजय सिंह पथिक पहले से ही एक क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में काम कर चुके थे या क्रांतिकारी रह चुके थे, और वे रास बिहारी बोस के जो क्रांतिकारी दल था उससे भी जुड़े हुए व्यक्ति थे। अब देखिए इसके बारे में प्रश्न जो है बिजौलिया आंदोलन के बारे में, ये राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है 2024 का। आप देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही बताना है। पहला है कि बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देते हुए विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। और दूसरा, प्रयाग के अभ्युदय एवं कलकत्ता के भारत चित्र समाचार पत्रों ने बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। अब देखिएगा जितना हमने पढ़ा है केवल उतने से बात नहीं बनेगा इसमें, लेकिन फिर भी इसमें पहला तो गलत है, केवल दूसरा जो कथन है वो सही है यहाँ पर, और केवल दूसरा सही है तो हम ऑप्शन बी को चूज करेंगे। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये राजस्थान पीसीएस प्री का 2024 का प्रश्न है। तो अब हम
आगे बढ़ते हैं, आप देखिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 में ही की जा चुकी थी। यह देश के सबसे लंबे किसान आंदोलनों में से एक था, क्योंकि 1897 से इधर 1916, 17, 18 तक चला। 1920 के बाद जाकर ये लगता है इसका इसका दमन हुआ पूरी तरीके से, या फिर यह खत्म हुआ। इस किसान आंदोलन में साधु सीताराम दास तथा विजय सिंह पथिक ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। विजय सिंह पथिक एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता थे। उन्होंने मेवाड़ क्षेत्र में किसानों पर लगाए गए अतिरिक्त करों के विरुद्ध आवाज उठाई। वे बिजौलिया किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराने के लिए वर्धा नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने इस प्रश्न को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में 1920 में उठाया था, और गांधी जी ने महादेव देसाई को बिजौलिया की शिकायतों की जांच करने के लिए भी भेजा था। ठीक है, तो वर्धा नहीं गए थे, बस कांग्रेस जो अधिवेशन था नागपुर का 1920 का, उसमें इन्होंने प्रश्न उठाया था बिजौलिया को लेकर के, जिसकी जांच करने के लिए महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को बिजौलिया भेजा भी था। प्रयाग के अभ्युदय और कलकत्ता के भारत मित्र जैसे समाचार पत्रों ने बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों को नियमित रूप से प्रकाशित किया था, ये बात सत्य है। इसीलिए केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है। अब अगला सवाल है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? त्रिमूर्ति आपको मैंने बताया था, यानी 3 लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे ही। सॉरी, ये नहीं जुड़े हुए थे, हमसे नहीं ही पूछा गया है कि कौन इससे संबंधित नहीं था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे नहीं संबंधित थे। बाकी द्विवेदी, मिश्र और मालवीय मैंने आपको पढ़ाया भी था। देखिए ये नोट्स वाला यदि याद हो, फरवरी 1918 आप देख रहे हैं यूपी किसान सभा की स्थापना, और कौन-कौन जुड़े थे? मालवीय, द्विवेदी और मिश्र, अगर आप देख पा रहे हो। हिसाब से आप देखिएगा कि मालवीय, द्विवेदी और मिश्र, यानी कि इंद्र नारायण द्विवेदी ये जुड़े थे, गौरीशंकर मिश्र ये भी जुड़े थे, और मदन मोहन मालवीय, इन्हीं लोगों के प्रयासों से फरवरी 1928 में यूपी, जिसको संयुक्त प्रांत भी उस समय बोला जाता था, वहां पर किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। देखिएगा, अवध में हम होम रूल लीग के आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे वो पहले से सक्रिय थे, और उन लोगों ने ही किसानों को संगठित किया था। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा, और फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के समर्थन से और इनके प्रयासों से यूपी में किसान सभा यानी कि संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त प्रांत का मतलब यूपी, और यूपी वाला में आपको नाम याद है, एक तो द्विवेदी जी थे, और एक थे मिश्र जी, और एक मदन मोहन मालवीय। तो ये आपको याद रखना है, एमएमडी आप याद रख सकते हैं, यानी कि मालवीय, मिश्र और द्विवेदी। हालांकि यहाँ पर किसी एक का ही नाम दिया गया है, द्विवेदी जी का, तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, इंद्र नारायण द्विवेदी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये ऑल इंडिया किसान सभा और बिहार प्रांत की किसान सभा के अध्यक्ष थे, और संस्थापक के तौर पर भी इनको माना जाता है। बाबा रामचंद्र ये भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र और पंडित नेहरू दोनों व्यक्ति 1920 में जो अवध किसान सभा का गठन किया गया उसमें इनका सहयोग रहा, अवध किसान सभा में। ठीक है, बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था, ये भी सवाल है, नाई धोबी बंद ये सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में कहां पर हुआ था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में लगाया गया था, या साधुओं द्वारा चलाया गया था? बिल्कुल नहीं। देखिए, नाई धोबी बंद भी एक तरह का किसान आंदोलन ही था, जिसमें नाई और धोबी का काम उन जमींदारों के लिए और अंग्रेजों के लिए बंद कर दिया था किसानों ने, जो इनके ऊपर जबरदस्ती टैक्स और अत्याचार कर रहे थे। टैक्स ज्यादा बढ़ा रहे थे, टैक्स बढ़ाने के साथ साथ अत्याचार भी कर रहे थे, और ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, इसमें आगे कुछ देखना बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिएगा, वर्ष 1919 के अंत तक किसान आंदोलन में सक्रियता के शुरुआती संकेत दिखाई देने लगे थे, पर संगठित और खुला किसान विद्रोह 1920 के आधे समय के बाद शुरू हुआ, क्योंकि अवध में 1920 में ही आपने देखा
इसी नाई धोबी बंद आंदोलन के बाद क्या हुआ, अवध में किसान सभा का गठन किया गया। तो देखिएगा अवध का प्रतापगढ़ जिले में भी 1-2 और गाँव हैं जो इसके लिए जाने जाते हैं। अब देखिए प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में यानी एक जगह पर नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन का एक नया चेहरा उभरा जो कि बाबा रामचंद्र थे, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र जिनका मूल नाम श्रीधर बलवंत जोधपुरकर है। इनका जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कई स्रोतों में महाराष्ट्र भी बताया जाता है। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और अवध के किसानों को संगठित किया उन्होंने, और वे 1920 में जवाहरलाल नेहरू के साथ और अन्य नेताओं के साथ मिल करके और प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन करते हैं। तो अवध से किसान सभा के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाबा रामचंद्र का मूल नाम श्रीधर बलवंत जोधपुरकर है जो ग्वालियर में जन्मे थे। अगला सवाल है, वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था किसमें? नाई धोबी आंदोलन के बाद, नाई धोबी बंद आंदोलन के बाद। और कहाँ किया था ये? अवध में। बाबा रामचंद्र का मूल नाम आपको याद हुआ होगा, श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। ये बाबा रामचंद्र जो थे ये रामायण का पाठ करते थे और उसी के जरिए लोगों को और किसानों को एकत्रित करते थे, संगठित करते थे। इसीलिए बाद में इनका नाम बलवंत जोधपुरकर से बदल के और रामचंद्र जी के नाम पर बाबा रामचंद्र कर दिया गया। ऐसा कई जगहों पर मिलता है लिखा हुआ। अगला सवाल है आपके पास, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? अब देखिए रामायण से जुड़े हैं तो सीधे बाबा रामचंद्र हैं। देखिएगा दोस्तों, 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी काफी योगदान रहा। प्रश्न में दिया गया है कि बाबा रामचंद्र के यानी जो प्रश्न में कथन दिया गया है वो बाबा रामचंद्र जी से जुड़ा है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए थे और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे थे। अगला सवाल देखिए, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के अलग-अलग नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए, यानी कि उनका प्रभाव कहाँ पर था? जैसे सहजानंद सरस्वती, मुख्य रूप से आप देखिएगा तो ये बिहार से संबंधित रहे हैं। बिहार की किसान सभा का गठन भी इनके द्वारा किया गया था बिहार में। तो ए को हम तीसरे में मिला रहे हैं नो डाउट, लेकिन ऐसा इकलौता ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो बाकी किसी और की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी हम सही लगा लेंगे। आप डी भी देख सकते हैं, ऑप्शन डी में भी ए को दूसरा दिया गया है जबकि ए का तीसरा होगा। इसके हिसाब से बाकी आप मिला भी सकते हैं, जैसे बी को चौथा में मिलाना है तो खुदाई खिदमतगार, इससे संबंधित, ये किससे संबंधित थे? NWFP से। वैसे ही सी का अगर देखिएगा स्वामी रामानंद, तो ये पहले से यानी हैदराबाद में इनका प्रभाव देखा जा सकता है, और अब्दुल हमीद खां इनका दक्षिणी असम में प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, और इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही बनाया गया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी कि NWFP में अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसे ही स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबद्ध थे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी विद्यानंद, रामानंद, सरदार पटेल या फिर स्वामी सहजानंद? निश्चित तौर पर स्वामी सहजानंद सही आंसर होगा, ऑप्शन बी।
देखिएगा 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया और फिर बाद में अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष भी इन्हीं को चुना गया। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, एका आंदोलन या फिर इसका और क्या नाम है, एकता आंदोलन। आपको याद होगा एकता आंदोलन, जिसमें एकजुट की करने के लिए ये आंदोलन किया गया था किसानों को। ये जो आंदोलन था ये 1921-22 में सक्रिय था और एकता या एका आंदोलन जो था दोस्तों, इसके नेतृत्व कर्ता जनरली मदारी पासी को माना जाता है। ठीक है, मदारी पासी जो थे इनको इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाता है। इसमें ऑप्शन है आपके पास क्या, सरकार को लगान देना बंद करना या जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना या सत्याग्रह की समाप्ति। सत्याग्रह से इसको नहीं लेना देना था, न ही जमींदारों की रक्षा की बात की गई थी। लगान का नगद में परिवर्तन, इसमें आपको याद होगा लगान को लेकर के जो परिवर्तन किया गया था उसके बारे में था लगान के नगद में परिवर्तन। अगर आपको याद हो मैंने ये पढ़ाया था आपको, मैं दिखा भी देता हूँ, आप देखिए 1 मिनट, अभी दिख जाएगा ये। ये एकता आंदोलन का है कि आंदोलन में क्या-क्या कार्यक्रम रखे गए थे, क्या-क्या किया गया, तो सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया था। आप देख रहे हैं, यही ऑप्शन आपका सही है, लगान का नगद रूपांतरण, यानी कि कैश कंजर्वेशन की मांग करना। दर्ज लगान अधिक नहीं करना, रसीद लेना, बेगार का विरोध यानी जो फ्री में काम कराया जाता था उसका विरोध, अवैध बेदखली को समाप्त करना, ये सब प्रमुख मांग। उसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन ए है वो सही, सॉरी ऑप्शन डी जो है वो सही है। आप देखिएगा यहाँ पर एकता या एका आंदोलन 1921-22 को प्रारंभ में यह कांग्रेस और खिलाफत के जो नेता थे या कार्यकर्ता उन्होंने आगे बढ़ाया। आगे चलकर मदारी पासी और अन्य निम्न वर्गीय जो नेता थे वो इस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किए। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र, यानी कि ये जो आंदोलन था इसका जो मुख्य केंद्र रहा वो हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की प्रमुख शिकायतें थी कि जमींदार द्वारा जो लगान में बढ़ाया गया है, लगान वृद्धि की गई है, उसको कम करना वापस से, और उपज के रूप में जो लगान वसूलने की प्रथा थी इसको हटा करके और उसको कैश के रूप में किया जाए। जैसे उपज का ही ये हिस्सा ले लेते थे। किसानों से दर्ज लगान से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था, जिसके विरोध में यह आंदोलन किया गया। जमींदारों के जो ठेकेदार थे वो किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग-थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया था, बल्कि इसमें लगान के नगद रूपांतरण की एक मांग थी। साथ ही दर्ज लगान से अधिक नहीं देना, रसीद लेना, बेगार का विरोध, अवैध बेदखली, ये सब इसके प्रमुख मांग थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के, पंजाब के या उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों के किसानों द्वारा? तो यह उत्तर प्रदेश के जो अवध का इलाका था उसी के आसपास के इलाके हैं, हरदोई, बाराबंकी और अन्य जो बाकी स्थान थे वहां पर यह आंदोलन चला था। अगला सवाल है, बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? ये कई बार हमने पढ़ लिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे जिन्होंने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। देखिएगा, बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने के कारण उन्हें कार्यानंद शर्मा, फिर राहुल सांकृत्यानंद और पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का भी सहयोग मिला। और जो सहजानंद सरस्वती हैं इनको इसीलिए किसान का प्राण भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और आगे चलकर ये अध्यक्ष भी बने जो ऑल इंडिया किसान सभा बनाया गया था उसके। अगला सवाल है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? लोक संग्रह या द ब्रोकन विंग, इंडियन नेशन या निर्बल सेवक? सेवक से नहीं संबंध था, इसका सही उत्तर है लोक संग्रह। लोक संग्रह। और इसके अलावा एक और आपका समाचार पत्र है काफी फेमस, हुंकार जिसका नाम है। दोनों ही
स्वामी सहजानंद द्वारा प्रकाशित किए गए थे। आप देखिएगा लोक सेवक और हुंकार समाचार पत्र का प्रकाशन सहजानंद सरस्वती ने किया था। इस समाचार पत्र खासकर संग्रह में सहजानंद सरस्वती ने किसानों के ऊपर पड़ने वाली विपत्तियों को उजागर किया था कि लगान बढ़ने से किस प्रकार की विपत्तियां किसानों के ऊपर पड़ती हैं। अगला सवाल है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो हुंकार निश्चित तौर पर सही आंसर है। हालांकि लोक संग्रह भी है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं गिवन है। अगला सवाल आपके पास है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता कब हुई? सॉरी, किसने किया? आपको मैंने बताया भी कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे और 1936 का समय था जब अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ और लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन किया गया और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। आप देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा दोस्तों, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई। बाद में इसका नाम बदला गया और अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन की अगुवाई और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के जो विद्वान थे एन.जी. रंगा, ये इसके महासचिव चुने गए। अध्यक्ष और महासचिव दोनों को याद रखना है। एन.जी. रंगा महासचिव बने और अध्यक्ष बने सहजानंद सरस्वती जी। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला और इसकी अध्यक्षता खुद एन.जी. रंगा ने की थी। अब अगला सवाल है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया? आपको याद है स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष और महासचिव किसको चुना गया? महासचिव चुना गया था एन.जी. रंगा को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो इंस्टाग्राम यूजर हैं वो वहां पे एनके मैथ सर्च कर सकते हैं मुझे फॉलो करने के लिए, या डायरेक्ट आप नंदन कुमार भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर दें। आप देखिएगा सवाल है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? एन.जी. रंगा ये महासचिव थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला सवाल है फिर से अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था कब? ये अप्रैल 1936 में किया गया और बाद में इसका नाम बदला गया तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस को सभा बस बना दिया गया और इसके पहले अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ये कौन थे? अध्यक्ष इसके, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते आते हैं, अगला सवाल है आपके पास। सवाल क्या है कि वह कौन-सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? मैंने बताया कि पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ, दूसरा कहाँ पर हुआ? दूसरा फैजपुर में हुआ। ये याद रख सकते हैं आप। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने और दूसरे की अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की थी। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है संस्थापक के रूप में, आप याद रखिएगा। अगला सवाल फिर से उसी से जुड़ा है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन से? बिल्कुल नहीं, जातीय आंदोलन से नहीं, किसान आंदोलनों से इनका संबंध था। बिहार के प्रांतीय किसान जो सभा था उसकी स्थापना का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। उसकी स्थापना 1929 में की गई थी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पूछा गया है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है आपके पास बिहार में जनजातीय आंदोलन से, या वो तो सेम ही क्वेश्चन है तो किसान आंदोलन से आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े थे। अच्छा, इसके अलावा देखिए बिहार किसान सभा में ये लोग भी जुड़े थे, चाहे राहुल सांकृत्यायन की बात कर लो या कार्यानंद शर्मा या फिर यदुनंदन शर्मा, ये सब भी इनके सहयोगी थे, इसीलिए ये सभी भी जुड़े माने जाएंगे। तो यहाँ एक से अधिक सही उत्तर होगा, ए को ना लगा के ई को लगाना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पर बिहार प्रांतीय किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा ये सभी भी जुड़े हुए व्यक्ति थे। पिछले क्वेश्चन में ही किसी में हमने ये चीज पढ़ा था। अब अगला सवाल फिर से देखिए 24 नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग की और इसके साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब किया था? उनकी मृत्यु से ठीक पहले या बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में या 1920 के दशक में? ये 1930 के दशक में हुआ था दोस्तों, 1936 में हुआ था, अप्रैल 1936 में।
पर देख पाएँगे अखिल भारतीय किसान सभा यानी कि एआईकेएस का गठन स्वामी सहजानंद के मार्गदर्शन में 1936 में किया गया, जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी मृत्यु से पूर्व, इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी, तो उससे पूर्व 1940 के दशक में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा यानी एआईयूकेएस की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा की मांगें बहुआयामी थी, यानी कई सारे मांगे थी इसमें, लेकिन उसकी प्रमुख मुद्दा क्या था उसका? भूमि और जल मार्गों का राष्ट्रीयकरण। यह मांग इस विश्वास से उत्पन्न हुई थी कि भूमि और जल जैसे संसाधनों का नियंत्रण कुछ जमींदारों या फिर निजी हितों के हाथों में होने से किसानों का शोषण और गरीबी बढ़ रही है। आप समझिए कि अगर भूमि का यानी जिस पर खेती करना है उस जमीन का, और साथ में जल का जिसका काफ़ी आवश्यकता होता है खेती में, अगर दोनों ही निजी हाथों में रहा या केवल कुछ जमींदारों के हाथों में रहा तो निश्चित तौर पर किसानों का शोषण वे लोग करेंगे। इसीलिए ये उसके विरोध में थे। आप देखिएगा इन संसाधनों के राष्ट्रीयकरण करने की मांग इनका था कि उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, यानी नेशनल लेवल पे उसका यूज़ हो और भूमि और जल को अधिक समान रूप से वितरित किया जाए, सभी को समान रूप से वो प्राप्त हो। उनका प्रबंधन व्यापक और जनसंख्या के लाभ के लिए किया जाए, विशेष रूप से ग्रामीण समुदाय के लिए ये डिमांड कर रहे थे। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? निश्चित तौर पर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने जो पहला अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जिसका आयोजन किया गया था लखनऊ में, उसमें ये हिस्सा लिए थे, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय किसान सभा में शामिल हुआ और संबोधित भी किए थे वो उसको। इसी अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को इसका महासचिव चुना गया था। अगला सवाल है, कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो इसमें से आप देखिएगा राजेंद्र प्रसाद खुद बिहार के रहने वाले और बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए भी थे। देखिएगा यहाँ पर विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। सवाल देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है, सूची 1 और 2 को मिलाने के लिए बोला गया है। सूची 1 में अलग-अलग सत्याग्रह या फिर पार्टियों के संस्थान के नाम हैं और इधर उससे जुड़े व्यक्तियों के। अब देखिए यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह, ये तो आसान है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी ए को दूसरे में मिलाएंगे और यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ऑप्शन में ए को दूसरा केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में, तो हम इसको इजीली मिला सकते हैं। बाकी भारतीय किसान संस्थान, इससे एनजी रंगा जुड़े हैं, यानी बी को चौथा में मिलाना है। सी को तीसरे में, यानी बंगाल प्रजा पार्टी, इससे जुड़े हैं फजलुल हक। और बचा आपका डी यानी बकास संघर्ष। तो बकास संघर्ष से जुड़े जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं वो निश्चित तौर पर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो डी को मिला देंगे पहले पर और इसके अनुसार आप देखिएगा ऑप्शन बी जो है वो सही हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं वर्ष 1928 सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। मेहता बंधु और अन्य स्थानीय नेताओं ने 1920 से ही इस क्षेत्र में संगठनात्मक, सामाजिक व रचनात्मक कार्य किया। 1922 के बाद उपजी जो परिस्थितियां उपजी, उसने बारदोली सत्याग्रह की पृष्ठभूमि तैयार की और 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन हुआ बारदोली में, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। आप देखिएगा भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एनजी रंगा ने की थी 1929 में। फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बंगाल प्रजा पार्टी बनी, उसकी स्थापना की थी। यह पार्टी आगे चलकर कृषक राजा पार्टी के नाम से जानी गई। बिहार का बकास यानी स्वयं खेती की भूमि संघर्ष यानी बकास संघर्ष के जो जुड़े व्यक्ति हैं वो श्रद्धानंद सरस्वती हैं। अगला सवाल है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में यह हुआ था। अगला सवाल भी वही है, आंसर ऑप्शन ए होगा, तो यहाँ पर भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह में निभाए थे मुख्य भूमिका। सवाल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी,
पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद और कस्तूरबा। आपको पता है कि बारदोली सत्याग्रह में सफलता के बाद इनको सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी, बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। इनमें हालाँकि बाकी लोग तो जुड़े नहीं हैं, तो महात्मा गांधी को लगाया जा सकता है। अगला सवाल है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी किस क्षमता के कारण और कौन से आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में उनकी सफलता के बाद महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। वही महात्मा गांधी द्वारा भी इनको प्रदान किया गया। अगला सवाल देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया है, बंगाल के तिभागा आंदोलन की प्रमुख मांग क्या थी? देखिए, तिभागा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये 1946 में हुआ था और ये जो किसान सभा था उसी के द्वारा इसका आह्वान किया गया था। मुख्य मांग क्या था? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। पहले क्या था, जितना भी फसल होता था उसमें से आधा हिस्सा मिलता था किसानों को और आधा मिलता था जमींदारों को। लेकिन किसानों ने क्या डिमांड किया कि अब कि जमींदारों को केवल 1/3 हिस्सा दिया जाए और किसानों को 2/3 हिस्सा दिया जाए। इसीलिए इसका नाम तिभागा आंदोलन भी पड़ा। तो ऑप्शन ए ही निश्चित तौर पर सही है। बाकी कोई इसमें जुड़ा है नहीं। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से, यानी जो आधा पहले मिलता था उसको कम करके 1/3 कर दिया जाए और 2/3 किसानों को दिया जाए। आप देखिएगा यहाँ पर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन का आह्वान किया गया। इस आंदोलन का सक्रिय उभार नवंबर 1946 में देखने को मिलता है। इस आंदोलन में जो बर्गादार थे, यानी कि जो बटाईदार थे, इसकी मांग थी कि जोतदार का जो फसल में हिस्सा हो वो आधे से कम हो और 1/3 लगभग हो और 2/3 हिस्सा बर्गादार को, यानी कि जो बटाईदार थे जो उस पर काम कर रहे थे उसको मिले। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। अगला सवाल है कि तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, या कांग्रेस के, या श्रमिक संघ के? तो निश्चित तौर पर किसान सभा द्वारा इसका आह्वान किया गया था। अगला सवाल भूदान आंदोलन से है। देखिए, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? याद होगा आपको, तमिलनाडु का पोचमपल्ली गांव। यहीं पर विनोबा भावे जी गए हुए थे और वहीं पर जो गरीब तबके के जो लोग थे, किसान जिनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं थी, भूमि बिल्कुल भी नहीं थी, उनको 100 एकड़ की भूमि दान करने के लिए एक व्यक्ति ने कहा था। और सॉरी, पोचमपल्ली तमिलनाडु में नहीं है, यह तेलंगाना में पड़ता है। तो उस समय जब का क्वेश्चन है तब तेलंगाना बना नहीं था, तो आंध्र प्रदेश हम चूज करेंगे यहाँ पर। तो यह जो गांव था यहीं पर जाकर विनोबा भावे ठहरे थे, 1951 की बात है। और फिर भूदान आंदोलन उसके बाद से विनोबा भावे जी द्वारा चलाया गया और आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जिसके पास जमीन ज्यादा है वो जमींदार या जो भी व्यक्ति हो, वो गरीब किसानों को जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है उनको जमीन दान करे। तो इस प्रकार से भूदान आंदोलन चला, इसका नाम ही था भूदान। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार का ऐसा हिंसात्मक कार्य नहीं किया गया। बस इसमें रिक्वेस्ट किया गया विनोबा भावे जी द्वारा पैदल चलकर सभी जमींदारों से कि आप कुछ कुछ भूमि दान कीजिए। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरू हुआ, अब ये तेलंगाना में है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर होगा। आप देखिएगा दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे शिवरामपल्ली में होने वाले द्वितीय अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के नलगोंडा जिले पहुंचे और इसी जिले के पोचमपल्ली गांव, वर्तमान में यह गांव ययाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित है, से उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया। जयप्रकाश नारायण ने भी इसमें सक्रिय राजनीति को छोड़ करके 1954 में इस आंदोलन में जुड़े थे। आप देखिएगा आगे चलकर भूदान आंदोलन ने नया रूप लिया और वह था ग्राम दान, यानी गांव दान कर देना। भारत का पहला ग्राम दान 1952 में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मंगरोट में हुआ था तथा ओडिशा का पहला ग्राम दान 30 जनवरी 1953 में कटक जिले के मानपुर से प्राप्त होता था। तेलंगाना 2 जून
2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। इससे पूर्व यह आंध्र प्रदेश का भाग था, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। अब अगला सवाल है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन यानी भूदान जो आंदोलन था, इसके प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन एक प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली वो गाँव है जिसके लिए यह प्रसिद्ध है। सवाल तो वैसा ही है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यह तेलंगाना से हुई थी, लेकिन 2007 में पूछा गया है तो आप आंध्र प्रदेश लगा सकते हैं। इस टॉपिक का आखिरी सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। अब देखिए अगला टॉपिक अपने पास जो है वो है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को यानी कि द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और जिन्होंने भी कमेंट नहीं किया है वो कमेंट कर दें। ठीक है। तो अब अगला जो अपना टॉपिक था वो ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल था। तो यहाँ भी नोट्स बुक का दिया हुआ है, और ये नोट्स आपको एज इट इज आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे मिल जाएगा। आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर जा करके ज्वाइन कर लीजिए द जीएस सॉल्वर टेलीग्राम ग्रुप को या फिर टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपको नोट्स भी होगा बुक की और साथ में बुक के क्वेश्चन भी होंगे। लेकिन इसको मैंने पीपीटी में कन्वर्ट किया है, तो मैं पीपीटी से करा देता हूँ आपको, जो कि समझना और समझाना दोनों ही आसान रहता है। तो हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे द जीएस सॉल्वर पे नए हैं, यूट्यूब चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, एनके मैथ्स या नंदन कुमार आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ्स मिलेंगी। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल की, यही अपना टॉपिक भी। देखिए पहले यहाँ पर कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। जैसे पहली बार आधुनिक मजदूर संगठन का जो स्थापना किया गया वो 1918 में। फिर जो एआईटीयूसी था यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में की गई। ऐसे ही कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1919 में, और कानपुर षड्यंत्र केस ये 1923 में हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या वर्ड्स, ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन, यूनियन का मतलब सीधे संघ हो गया। ये श्रमिकों का यानी मजदूरों का संगठन था जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है। साम्यवाद, कम्युनिज्म आप समझते हैं, एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, यानी निजी नहीं या कुछ ऐसे नहीं कि जो पूंजीपति लोग हैं जिनके पास बहुत अधिक धन है उनका इस पर स्वामित्व हो, यानी वो इसके मालिक बन जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पर सामूहिक स्वामित्व होता है। षड्यंत्र आप समझते हैं, गुप्त रूप से किसी योजना को अंजाम देने की कोशिश। अब मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ से, और सबसे पहले हम बात करेंगे मद्रास मजदूर संघ। बहुत इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि यह भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। आधुनिक कहने का मतलब ये है कि यदि आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन था, तो आपको मद्रास मजदूर संघ बताना है, न कि ऑल इंडिया जो था। देखिए अभी तक जो पढ़ रहे थे हम पहले, वो किसान था, किसानों का संगठन था। मजदूरों और किसानों में अंतर होता है। किसान अपने खेत पर खेती करते हैं और उनका मुख्य कार्य खेती होता है, जबकि मजदूरों का कार्य कुछ भी हो सकता है, ईंट का ढोना या फिर हेल्पर के तौर पर काम करना, फैक्ट्रियों में काम करना। मजदूर कोई भी काम लगभग करते हैं। मजदूर का मतलब सबसे निचले तबके के व्यक्ति समझ सकते हैं, जो कोई भी काम करने पर मजबूर हो और मिनिमम वेतन पे या मिनिमम जो दैनिक राशि उसको प्राप्त होती है उस पर भी काम करने के लिए वो मजबूर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापना कब हुई थी इसकी। मद्रास लेबर यूनियन, यह इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन माना जाता है। इसके संस्थापक जो थे वो बीपी वाडिया, नाम बहुत ध्यान से याद रखिएगा। बीपी वाडिया के साथ साथ एक और व्यक्ति थे, वी कल्याण सुंदरम, ठीक है, जिनको कई बार कल्याण सुंदर नार भी कहा जाता है। और यह भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था। स्थापना आप देख सकते हैं 1918 में हुई थी, और इसके बाद ही मद्रास, बंबई, कलकत्ता और अन्य औद्योगिक केंद्रों में कई श्रमिकों के संघ बने अलग अलग। लेकिन भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन किसको माना जाता है? मजदूर संघ मद्रास, यानी मद्रास मजदूर संघ, जो 1918 में बना। की फैक्ट में कुछ चीजें याद रखिए, जैसे फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया कौन सा था? मद्रास मजदूर संघ।
कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? मद्रास में, जो कि अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, पहले उसका पुराना नाम मद्रास ही था। और कब बना? 1918 में, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था मद्रास मजदूर संघ के बारे में। 2-3 चीज़ें बस याद रखनी है, कब बना? 1918 में। कहाँ बना? चेन्नई में, चेन्नई यानी कि मद्रास में। पहला यह भारत का आधुनिक मजदूर संगठन था। किसने इसको संस्थापित किया या इसके संस्थापक कौन थे? बीपी वाडिया और वी कल्याण सुंदरम। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के बारे में अभी हम पढ़ना है। यहाँ पर टाइम को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कई लोगों में क्या इतिहासकारों में ही कन्फ्यूजन है। सबसे पहले देखिए, थोड़ा छोटा मुझे लगता है दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं बड़ा करने की कोशिश करूँ यहाँ से, तो ये इतना बड़ा लगभग हो रहा है। नहीं, आई थिंक ये विजिबल होगा, थोड़ा पहले से अच्छा दिख रहा होगा। आप देखिएगा, इसका एक और नाम है, किसका? जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अन्य नाम के तौर पर इसको टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन भी कहा जाता है या कई बार मजदूर महाजन संघ भी कहा जाता है, इंग्लिश में भी वही नाम है। औपचारिक रूप से इसका गठन हुआ था फरवरी 1920 में, जो आपको याद भी रखना है। तिथि विवादित है, यानी कुछ इतिहासकार इसकी स्थापना अप्रैल 1918 ही मानते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको स्थापना याद रखना है कि औपचारिक तौर पर ऑफिशियली फरवरी 1920 में इसकी स्थापना मानी जाती है। किसने स्थापना करी थी? तो फाउंडर्स के रूप में महात्मा गांधी हैं और अनुसुईया साराभाई। जरूर याद रखिए, जो अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन था, इसके संस्थापक महात्मा गांधी और अनुसुईया साराभाई थे। यह संगठन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। नाम ही है टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, लेबर यानी कि श्रमिक और मजदूर, तो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसको बनाया गया था और इसके फाउंडर महात्मा गांधी और अनुसुईया साराभाई थे। कब बनाया गया? फरवरी 1920 में। संगठन का नाम अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, संस्थापक मैंने बता दिया महात्मा गांधी और अनुसुईया साराभाई। और कहाँ पर? नाम से स्पष्ट है, अहमदाबाद, तो यह अहमदाबाद गुजरात में इसकी स्थापना की गई। अब अगला जो टॉपिक है अपना, वो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कि AITUC। देखिए, पूरा नाम इसका क्या है, जो आप देख रहे हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में AITUC कहा जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920। बहुत आवश्यक ये है कि आप डेट याद रखिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। और फाउंडर कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे? MN जोशी और इनके सहयोगी। प्रमुख जो नाम आता है इसमें, वो MN जोशी का आता है। आप देखिएगा, स्थापना का कारण क्या रहा? वर्ष 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई। तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुई। इसीलिए भारत में भी एक ऐसा ही संगठन बनाने की कोशिश की गई ऑल इंडिया लेवल पे, जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और यह श्रमिक संगठन जितने भी थे भारत में छोटे-छोटे, वो सब मिल करके और इसको बनाने का फैसला किया गया, ठीक है? उन सबको मिला करके आप समझिए। तो इसमें प्रमुख योगदान रहा MN जोशी का। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने। और उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया जोसेफ बैप्टिस्टा को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। और महासचिव, तीनों लोगों को याद रखना है। जनरल सेक्रेटरी कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे? तो लाला लाजपत राय, फिर जोसेफ बैप्टिस्टा और दीवान चमनलाल जो थे, ये महासचिव थे। याद रखिएगा, इसका विभाजन भी आगे चलकर हुआ। प्रथम विभाजन इसका जो हुआ, वो वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन के दौरान हुआ था, जब पंडित जवाहरलाल अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की। तो 1929 में, यानी लगभग 9 सालों बाद इसका विभाजन हुआ। पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महासचिव दीवान चमनलाल। कि आगे हमें पढ़ना है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, सबसे पहले तो यह क्या था, ये समझिए। देखिए दोस्तों, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था, इसका पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्या था? यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को समन्वित करता था, यानी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कोऑर्डिनेट कम्युनिस्ट मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। स्थापना कब होती है इसकी? मार्च 1919 में। संस्थापक कौन थे इसके? व्लादिमीर लेनिन और रूसी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो।
और पहले भारतीय सदस्य इसके कौन बने? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय नाम याद होगा आपको। आपसे इसमें स्थान पूछा जाए तो स्थान के तौर पर आप मॉस्को याद रखिए। मॉस्को, यहाँ पर इसका स्थापना सबसे पहले किया गया था। खासकर आप देखेंगे जब क्रांति हुआ था 1917 में, कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति। 1917 में दोस्तों रूसी क्रांति हुआ था, तो इसकी समाप्ति के बाद ये तय किया गया कि नहीं, एक मजदूरों के लिए भी, श्रमिकों के लिए भी एक मंच होना चाहिए। तो उस समय व्लादिमीर जो लेनिन थे, वो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिल करके इसका गठन करते हैं। किसका? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का। मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी श्रमिक से संबंधित संगठन हैं या जो कम्युनिस्ट या कम्युनिज्म को मानने वाले हैं, उनको एक जगह पर ला करके और एकत्रित किया जाए, यानी कि एक साथ जोड़ा जाए। देखिए स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल तौर पर स्थापना होती है। इंटरनेशनल लेवल पर स्थापना जब हुई तो आपको पता है कि मॉस्को में इसकी स्थापना की गई थी, और उसके बाद एम.एन. रॉय जो पहले भारतीय थे, जिनको इसका सदस्य बनाया गया कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, उनको मॉस्को बुलाया जाता है, और मॉस्को बुलाने के बाद वो पहले भारतीय सदस्य बनते हैं इसके। किसके? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के। आप देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के बारे में दी गई है कि इसकी स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच उलियानोव, ठीक है, नाम आप समझ लीजिएगा, इनके द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य तौर पर व्लादिमीर लेनिन के नाम से जाना जाता है, और एग्जाम में भी यही नाम आता है। तो लेनिन और इसके साथ जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उन्होंने मिल करके काम किया, और मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। अब देखिए इसमें याद क्या रखना है आपको? याद रखना है कहाँ स्थापना हुआ? मॉस्को में। कब स्थापना हुआ? मार्च 1919 में। स्थापना किसके द्वारा किया गया? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा। और पहले भारतीय जो इसके सदस्य बने, यहाँ पर देखिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे एम.एन. रॉय। ठीक है, ये लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए थे और इसको ज्वाइन किए। मुख्य उद्देश्य कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का वही था कि अलग-अलग देशों में जो लेबर संघ है, उनको एक मंच पर लाया जाए, चाहे जो कम्युनिज्म को मानने वाले हैं, उनको एक साथ जोड़ा जा सके। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब जो है वो है कानपुर षड्यंत्र केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1923 में यह घटना घटी थी। देखिए सरकार का, यानी ब्रिटिश सरकार उस समय था, उसका क्या आरोप था? ब्रिटिश सरकार ने ये आरोप लगाया दोस्तों कि, एक मिनट, ये तो कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि ये षड्यंत्र रच रहे हैं। किस प्रकार का षड्यंत्र? ऐसा षड्यंत्र जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन यानी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करना था। ठीक है, ये सरकार का आरोप था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलके सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और किस प्रकार का? क्रांतिकारी संगठन बनाने का। ये और क्रांतिकारी संगठन बना करके जो काम कर रहे हैं, ये वो सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने आरोप लगाया। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति को कम्युनिस्ट आंदोलन आपको पता होगा, इससे पहले जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट की स्थापना की गई थी लेनिन के द्वारा, कहाँ पर? मॉस्को में। तो उसी का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि जैसे आपको पता है, अभी आपने पिछला स्लाइड में देखा होगा कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी व्लादिमीर लेनिन के द्वारा मॉस्को में, और एम.एन. रॉय पहले भारतीय बने जो इसको ज्वाइन किए थे। 1919 में इसकी स्थापना की जा चुकी थी। अब जब भारत की बारी आई तो भारत में भी जो कम्युनिस्ट को मानने वाले लोग थे, कम्युनिस्ट का या कम्युनिज्म का मतलब होता है सामूहिक अधिकार किसी चीज़ों पर, यानी कि ऐसा नहीं, जैसे अब देखो जमींदार का क्या है कि ज़्यादातर ज़मीन जमींदार के पास है, जो किसान हैं, काम करने वाले हैं, गरीब लोग हैं, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है भी तो नाम मात्र की ज़मीन है। कम्युनिज़्म को मानने वाले लोग चाहते थे कि जो भी संसाधन है, वो सामूहिक रूप से सबके अधिकार में रहे, सबका उस पर अधिकार रहे, और सबका बराबर हक रहे उस पर, सबको बराबर-बराबर मिले। यानी कि अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस था, उसको कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है हमेशा से कम्युनिज़्म का। अब भारत में भी जो लोग थे, मजदूर और श्रम संगठन से जुड़े हुए, वो लोग भी कम्युनिस्ट का जो इंटरनेशनल था उसके सपोर्ट में आ गए थे और कम्युनिज्म को मानने लगे थे।
और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तियों को चुन करके जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, उन्होंने लगभग 13 व्यक्तियों के खिलाफ या आप ऐसे कहें कि 13 व्यक्तियों को आरोप साबित करने की कोशिश की गई, 13 को एक्यूज्ड बनाया गया और इन पर कार्रवाई की गई। आप देखिएगा वो 13 व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले एम.एन. रॉय का नाम आता है जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट से जुड़े थे। दूसरे व्यक्ति हैं मुज़फ़्फ़र अहमद, तीसरे हैं आपके पास शौकत उस्मानी, चौथे गुलाम हुसैन, पाँचवें एस.ए. डांगे और छठे व्यक्ति हैं एम. सिंगार वेलु चेट्टियार, सातवें हैं रामचरण लाल शर्मा और आठवां नलिनी गुप्ता, 9th पर्सन है शमसुद्दीन हसन, 10वें हैं एम.पी.टी. वेलायुधन और 11वें हैं डॉक्टर मनीलाल, 12वें हैं संपूर्णानंद और 13वें व्यक्ति हैं सत्यभक्त। इसमें से कुछ लोग के नाम हटाए भी गए आगे चलकर, 5 लोगों के नाम हटाए गए जैसे शमसुद्दीन हसन का, एम.पी.टी. वेलायुधन का और आपके डॉक्टर मनीलाल का, संपूर्णानंद और सत्य भगत, इन लोगों का नाम बाद में हटा दिया गया। तो 13 में से 5 लोगों को हटा दिया गया, बचे 8 लोग, इन 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया, ट्रायल ऑफ रिमेनिंग 8। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या मुकदमा चला। फरवरी 1923 को गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 121 ए के तहत राजद्रोह या साजिश से संबंधित कानून जो तो होता है उसके तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी। तो राजद्रोह के मामले लगाए गए कि सरकार के खिलाफ ये विद्रोह कर रहे हैं। आईपीसी सेक्शन 21 ए इसके अंतर्गत राजद्रोह और साजिश से संबंधित कानून लाया गया था जो इन पर चलाया गया, जो 8 लोग बचे थे उन पर। अब ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि कानपुर षड्यंत्र केस क्या था तो आप सीधे कहिए कि जो भारत में कम्युनिज्म को मानने वाले लोग थे या जो कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रहे थे उन सभी को, या आप ऐसे समझो जो श्रम संगठनों से जुड़े लोग थे, मजदूरों के संगठनों से जुड़े लोग थे या जो मजदूर संगठन को बढ़ावा दे रहे थे, उन सभी लोगों को एक बार में पकड़ने की कोशिश की गई, चाहे वो अलग-अलग एरिया से क्यों नहीं थे। और चूंकि पहले व्यक्ति एम.एन. रॉय जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट को ज्वाइन किए थे, तो सबसे पहले इन्हीं को एक्यूज्ड बनाया गया। आप देख रहे हैं कि जिन लोगों का नाम हटाया गया उसमें एम.एन. रॉय का नाम भी नहीं है, यानी इनको नहीं हटाया गया था और ओवरऑल 13 लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई थी, इनको एक्यूज्ड बनाया गया था। यानी इन पर आरोप लगाए गए थे कि ये आरोपी व्यक्ति हैं जो भारत में षड्यंत्र रच रहे हैं, खासकर कानपुर में षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है? तो कानपुर में चूंकि इसका नाम रखा गया इसीलिए कानपुर षड्यंत्र इसका नाम बनाया गया और ये कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था, यानी ऐसा सरकार का कहना था कि ये लोग कम्युनिस्ट से जुड़े हुए हैं या कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहते हैं, ठीक है? घटना कब घटी थी? 1923 में, ये याद रखिएगा। और आईपीसी का कौन-सा सेक्शन यहाँ लागू किया गया? 121 ए, जिसके अंतर्गत राजद्रोह या साजिश रचने से संबंधित कानून आता है। पर कुछ याद रखना है आपको, जैसे कानपुर षड्यंत्र, ये मुकदमे का नाम क्या था? जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया, कानपुर षड्यंत्र केस नाम रखा गया। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि देखना आसान हो आपके लिए। आई होप कि थोड़ा तो आसानी हुई होगी देखने में। और उद्देश्य क्या रहा इसका? उद्देश्य था कम्युनिस्ट आंदोलन का जो प्रभाव बढ़ रहा था, उसको रोकना। कुल आरोपित कितने लोग थे? 13 व्यक्ति एक्यूज्ड थे इसमें। नाम कितने का हटाया गया? 5 व्यक्तियों का नाम हटाया गया। मुकदमे की अनुमति कब दी गई? फरवरी 1923 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा दी गई। और कानूनी धारा कौन-सी लगी? आईपीसी की धारा 121 ए, जिसके तहत राजद्रोह या साजिश का आरोप लगाया जाता है। सरकारी आरोप भी यही था कि भारत में क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने की साजिश की जा रही थी। कुल 13 लोग आरोपित थे, मुकदमा चलाया गया, 8 लोगों पर 5 लोगों का नाम हटा दिया गया और 1923 में ये मुकदमा चला था। अब एक बार देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण कैसा रहा 1926 से 39 तक। रिवॉल्यूशनरी फेज की हम बात कर रहे हैं। देखिए क्रांतिकारी चरण यानी कि ट्रेड यूनियन आंदोलन का जो क्रांतिकारी चरण है वो कब से कब तक माना जाता है? 1926 से लेकर के और 1939 तक इसका क्रांतिकारी जो अ, समय माना जाता है वो माना जाता है। किसका? ट्रेड यूनियन आंदोलन का। अब इस दौरान जो प्रमुख नेता उभर कर आए वो कौन-कौन थे? सबसे पहले व्यक्ति तो एम.एन. रॉय थे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रथम भारतीय सदस्य, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल के ये संस्थापक थे जिसका स्थापना 1940 में किया गया था। अब दूसरे व्यक्ति थे प्रमुख मोहम्मद अहमद
सॉरी, मुजफ्फर अहमद है, मुजफ्फर अहमद। ये कानपुर षड्यंत्र केस के आरोपी थे और भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। ऐसे ही श्रीपाद ए डांगे थे, यानी एस ए डांगे, कानपुर षड्यंत्र केस के आरोपित ये भी थे और भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता ये भी थे। अगले व्यक्ति शौकत उस्मानी, ये भी कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपित थे और ट्रेड यूनियन आंदोलन के ये भी प्रमुख नेता माने जाते हैं। अब अगला आप देखिएगा, जो अन्य महत्वपूर्ण दल और संगठन थे जो श्रमिकों यानी मजदूरों से जुड़े थे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, यानी कि पिछले स्लाइड में देखा था कि रेडिकल डेमोक्रेटिक दल इसकी स्थापना 1940 में की गई एम एन रॉय के द्वारा। और आप देखिएगा, यह एक ऐसी पार्टी थी जो कट्टरपंथी लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित थी, बिल्कुल लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित थी। इसकी स्थापना एम एन रॉय ने किया था। और दूसरा इसमें आता है रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी आरसीपीआई। पहले इसका नाम कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया था और इसकी स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी। किसके द्वारा? सौम्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1940 में आप देख सकते हैं रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन रॉय के द्वारा की गई। 34 में आरसीपीआई की स्थापना, यानी कि रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना सौम्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई, जिसका पहले का नाम क्या था? कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया। यानी कि आरसीपीआई पहले भी बोला जाता था, पहले इसको आरसीपीआई नहीं बोला जाता था, बाद में इसी को आरसीपीआई के तौर पर ट्रांसफॉर्म किया गया। इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। देखिए, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी स्थापना एम एन रॉय ने की थी। एम एन रॉय, आपको पता है कि पहले यह कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म को मानने वाले व्यक्ति थे, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट से जुड़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। लेकिन आगे चलकर इनकी विचारधारा बदल जाती है और वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था एक ऐसे समाज की स्थापना करना, एक ऐसे राजनीतिक दल की स्थापना करना जो केवल कम्युनिज्म पर ध्यान नहीं देता हो, जो तर्क और मानवतावाद का को ध्यान में रखे और तब लोकतंत्र पर आधारित हो, यानी तर्क, मानवतावाद मानवतावाद और लोकतांत्रिक हो। ठीक है ना? इन सभी को मिला करके, यानी कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सोच रहे थे तब, केवल और केवल कम्युनिज्म के बारे में नहीं सोच रहे थे। यानी जो भी हो तार्किक हो, मानवतावाद हो यानी मानव के लिए फायदेमंद हो, और लोकतांत्रिक हो। ऐसे ही जो रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये ओरिजिनली आप देखिएगा तो 100% कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने के लिए था। नाम ही है रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट में था और कम्युनिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये चाहते थे कि केवल रिफॉर्म करके यानी सुधार करने से नहीं होगा, उसके अलावे यहाँ पर क्रांति भी किया जाए, यानी क्रांति और रिफॉर्म दोनों साथ में हो, तब जाकर के क्रांतिकारी तरीके से या चाहे किसी भी तरीके से कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया जाए। इसके संस्थापक सौम्येंद्रनाथ टैगोर थे। 1934 में इसकी स्थापना की। कल क्विक रिवीजन हम एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले मद्रास मजदूर संघ, जो पहला आधुनिक ट्रेड यूनियन माना जाता है, स्थापना 1918 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया? बीपी वाडिया और वी कल्याण सुंदरम। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, फरवरी 1920 में स्थापना हुआ। कई जगह 1918 मिलता है, लेकिन जो मान्य है वो है फरवरी 1920। महात्मा गांधी और अनुसुईया साराभाई इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगला है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को की गई और MN जोशी के द्वारा की गई और अध्यक्ष बनाया गया किसको? लाला लाजपत राय को। आखिर देखिएगा, ILO इसकी स्थापना, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, मार्च 1919 में इसकी स्थापना हुई। व्लादिमीर लेनिन इसके संस्थापक बने और पहले भारतीय जो इसको ज्वाइन किए वो थे MN राय। AITUC का पहला विभाजन हुआ 1929 के अधिवेशन में नागपुर में और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ? ये फरवरी 1923 में हुआ। 13 लोग आरोपित पाए गए, 8 पर मुकदमा हुआ और IPC के धारा 121A के तहत उन पर कार्रवाई किया गया। क्रांतिकारी चरण कब माना जाता है ट्रेड यूनियन का? 1926 से लेके 1939 तक। जो प्रमुख लोग इससे जुड़े हैं वो ये हैं। आरसीपीआई की स्थापना 1934 में की गई। किसके द्वारा? सौम्येंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रेडिकल डेमोक्रेटिक दल 1940 में बनाया गया, MN रॉय उसके संस्थापक थे। अब देखिए यहाँ पर
सॉरी एआईटीयूसी के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रथम भारतीय सदस्य एमएन रॉय और कानपुर षड्यंत्र केस की जो धारा थी आईपीसी की धारा वो 121 थी। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए याद रखने के लिए बोला जा रहा है। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब पर भी अगर आपने यूट्यूब पर भी हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये पहला सवाल जो आता है दोस्तों वो है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? आपको याद होगा जो पहला मजदूर संघ बनाया गया 1918 में, जिसको मद्रास मजदूर संघ के नाम से जाना जाता है, मजदूर संघ। ठीक है। और ये भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन या फिर संघ के नाम से भी विख्यात है। इसकी स्थापना 1918 में की गई थी और स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पीपी वाडिया और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम आता है, वो है वी कल्याण। मैं सही से लिख देता हूँ, वी कल्याण सुंदरम, आपको नाम याद होगा। वी कल्याण सुंदरम ये दूसरे व्यक्ति हैं। इन दोनों के प्रयासों से 1918 में पहले मजदूर संघ की या आधुनिक मजदूर संघ की स्थापना हुई, मद्रास मजदूर संघ के तौर पर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा वीपी बाडिया और पी कल्याण सुंदरम के नेतृत्व में वर्ष 1918 में जो मद्रास मजदूर संघ था ये भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ संगठन बना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एमएन जोशी या जेपी कृपलानी। ये तीनों तो जुड़े ही नहीं थे इससे। महात्मा गांधी सही आंसर है और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था अनुसुईया साराभाई। अनुसुईया साराभाई। स्थापना कब हुआ था इसका? 1920 में। कई जगह 1918 मिलता है लेकिन जो मान्य है वो 1920। देखिएगा दोस्तों, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जिसका अन्य नाम टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, जिसको मजदूर महाजन संघ के नाम से भी जाना जाता है, इसका औपचारिक या नियमित रूप से फरवरी 1920 में स्थापना किया गया महात्मा गांधी और अनुसुईया साराभाई के सहयोग से। कई जगह इसकी तिथि अप्रैल 1918 भी इतिहासकार मानते हैं, लेकिन जो औपचारिक तौर पर डेट है वो आपको याद रखना है, फरवरी 1920। अगला सवाल है दोस्तों, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पीटी रणदेव, सत्य भगत, लाला लाजपत राय या एमएन जोशी। सबसे आखिरी जो पीपीटी था उसमें भी मैंने बताया लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के यानी एआईटीयूसी के पहले अध्यक्ष थे। कौन? लाला लाजपत राय। देखिए एमएन जोशी कौन थे? ये इसके संस्थापक थे, यानी एआईटीयूसी के संस्थापक थे एमएन जोशी। स्थापना इसकी कब होती है? स्थापना हुई थी दोस्तों 31 अक्टूबर 1920। ठीक है ना, ये अक्टूबर है। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920। आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिएगा भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएन जोशी द्वारा अपने और सहयोगियों के साथ मिलकर 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना था। इसी से प्रेरित होकर 1920 में इसकी स्थापना यानी कि भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी और संस्थापक एमएन जोशी थे। इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया और इसके पहले अध्यक्ष यानी जो एआईटीयूसी है इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने और उपाध्यक्ष मैंने बताया था जोसेफ बैप्टिस्टा और महासचिव दीवान चमनलाल थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1919 के नागपुर अधिवेशन में हुआ और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन चला था। अगला सवाल इसी से संबंधित है। आप देखेंगे मुंबई या फिर बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और एमएन जोशी इसके संस्थापक थे, आपको पता है। महासचिव कौन थे? महासचिव थे दोस्तों इसके
चमन लाल जी, ठीक है, महासचिव थे दीवान चमन लाल। दीवान चमन लाल, ये कौन थे इसके महासचिव, जनरल सेक्रेटरी आप कह सकते हैं। अगला सवाल है आपके पास कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कि ट्रेड यूनियन की बात की जा रही है। ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होगा ये 1920 में हुआ था, फरवरी 1920। अगला सवाल भी वही है, आंसर भी वही होगा 1920, और ये 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है। इससे पहले 2005 में बीपीएससी में पूछा गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी कि एआईटीयूसी, इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। बंबई कब हुई थी दोस्तों? फरवरी 1920 इसका सबसे मान्य तिथि है। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे एम.एन. जोशी। और पहले अध्यक्ष बने इसके लाला लाजपत राय, आपको याद ही होगा। सवाल देखिएगा आप, यहाँ पर कहा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 के बंबई में पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी। एम.एन. जोशी इसके संस्थापक थे, कई बार मैंने बता दिया, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? वही पहले सत्र की बात की जा रही है, लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, अब 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? आपको याद है, मैंने बताया था जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। और इस समय यह दो गुटों में या फिर इसका विभाजन हो गया था। आप देखिएगा, वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि एआईटीयूसी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसी अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः नरमपंथी इससे अलग हुए और उन्होंने एम.एन. जोशी और वी.वी. गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन यानी आईटीयूएफ का गठन अलग से कर लिया। अब अगला सवाल आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, लेटेस्ट सवाल है, आप देख सकते हैं उत्तराखंड बेसिस 2025 का क्वेश्चन है। तो किसी को ये नहीं लगे कि बुक जो है वो 2025 वाला इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 2025 वाला में ये 2024 का उत्तराखंड बेसिस का क्वेश्चन था, न कि 2025 का। अगर आपके पास बुक होगा तो आप देख लीजिएगा, 2025 के जनवरी तक ही वो या फिर फरवरी तक बुक अपडेटेड था, और ये बुक अभी जिसको मैं करा रहा हूँ ये जनवरी 2026 तक अपडेटेड है। तो निश्चित तौर पर 2025 के अंत तक यानी दिसंबर 2025 तक के सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। सवाल है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई, बिल्कुल सही है। दूसरा, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, ये भी सही है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना एस.ए. डांगे द्वारा 1929 में की गई, ये गलत होगी। अच्छा, फेडरेशन है, यहाँ पर ये ध्यान देखिएगा दीजिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की बात की जा रही है। हालांकि इसकी स्थापना 1929 में जब आप देखिएगा ऑल इंडिया ट्रेड जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसका अलगाव हुआ यानी कि विभाजन हो गया 1929 का जो नागपुर का अधिवेशन था इसका, उसमें। और ये जब अलग हुआ तब अलग से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई, लेकिन इसमें एस.ए. डांगे का कोई रोल नहीं था, इसीलिए ये तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। एम.एन. जोशी, वी.वी. गिरी ये सब प्रमुख व्यक्ति रहे इसके। एम.एन. जोशी हुए या फिर वी.वी. गिरी, ये लोग प्रमुख व्यक्ति थे इसके स्थापना से संबंधित। तो मुझे लगता है केवल पहला और दूसरा यहाँ सही होगा, और ऑप्शन ए यहाँ पर इसके हिसाब से सही आंसर है। देखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी कि एआईटीयूसी की स्थापना 1920 में की गई थी। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। और जो एआईटीयूसी थी यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका विभाजन 1929 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसमें उदारवादी इस तरह से अलग हो गए यानी कि जो नरमपंथी थे वो अलग हुए, और एम.एन. जोशी के नेतृत्व में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई और उसका अलग से गठन कर लिया गया। अगला सवाल है कि 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहला जो हुआ था 1920 में इसका अधिवेशन, उसमें अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। ठीक है। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे पूछा गया है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में मॉस्को में की गई थी, जो रूस की राजधानी है। और किसके द्वारा की गई थी? इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो आप व्लादिमीर लेनिन, तो लेनिन केवल याद रख सकते हो, लेनिन।
ठीक है, ये संस्थापक हैं और पहले भारतीय व्यक्ति जो इसको ज्वाइन करते हैं वो थे एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय इसके पहले भारतीय सदस्य माने जाते हैं। इन्होंने ही पहली बार उसको ज्वाइन किया था एज इंडियन। तो आप देखिएगा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच उलियानोव, नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, उलियानोव पढ़ने में भी इतना आसान नहीं है, इसीलिए इनका एक आसान नाम रख दिया इतिहासकारों ने, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो ये नाम याद रखिए। और तो ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। साथ में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी जिसका नाम बोल्शेविक है, इसकी भी पहल थी। इसमें एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले ये पहले भारतीय भी थे। कौन? एम.एन. रॉय। अगला सवाल यूपीएससी प्री 2005 का, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? निश्चित तौर पर वो व्यक्ति जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से जुड़ने वाले पहले भारतीय थे, एम.एन. रॉय। इन्हीं को मुखिया बनाया गया था। किसका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है ना? और आप देखिएगा कि 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना होती है और 20 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यानी सीपीआई की। 17 अक्टूबर 1920 को एम.एन. रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, एल्विन राय ट्रेंट और रोजा फिटिनगो, मोहम्मद शफीक और एम.पी.टी. आचार्य, जिन्हें आचार्य भी कहा जाता है, इनके साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 17 अक्टूबर 1920 को डेट याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के लिए प्रसिद्ध था, खिलाफत आंदोलन या असहयोग, साम्यवादी या फिर क्रांतिकारी? निश्चित तौर पर साम्यवादी यानी कि कम्युनिज्म को मानने वाले जो कम्युनिस्ट लोग थे उनके खिलाफ में यह मुकदमा चलाया गया था, कानपुर षड्यंत्र, जिसमें धारा 121 ए के तहत राजद्रोह या फिर सरकार के विरोध में षड्यंत्र करने के तौर पर या इस आरोप में कुल 13 लोगों पर मुकदमा दायर किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसमें से 8 लोगों पर फाइनल केस हुआ और 5 लोगों को उसमें से हटा दिया गया। इसमें प्रमुख आरोपी में एम.एन. रॉय का भी नाम आया था, ये आपको याद होगा। मैंने कंप्लीट उन 13 लोगों का लिस्ट भी दिया था, यदि आप शुरू से देख रहे हैं और नोट्स देखे थे तो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी हमें और मोटिवेशन मिलती है ताकि ऐसे और वीडियो बनाया जा सके। और ऐसे ही लेटेस्ट जो घटना चक्र की बुक है या फिर किसी भी बुक की किसी भी एग्जाम की सॉल्यूशन आप चाहते हैं अगर जीएस का, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। द जीएस सॉल्वर यूट्यूब चैनल का नाम है। और अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं, वहाँ एनके मैथ्स या नंदन कुमार सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप और चैनल को, जहां पर आपको क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। वीडियो जब भी खत्म हो तो हाइप करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को हाइप जरूर करें। या दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। खासकर यह कम्युनिस्ट को मानने वाले लोगों और उससे जुड़े जो साम्यवाद को मानने वाले लोग थे, वो धीरे-धीरे चूंकि लोगों को एकत्रित कर रहे थे, तो आगे जाकर के सरकार के लिए खतरा ना बने, इसीलिए इसको दबाने की कोशिश की गई और कानपुर षड्यंत्र का नाम दिया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है और इस मामले में कुल 13 आरोपित व्यक्तियों की सूची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एम.एन. रॉय है, मुजफ्फर अहमद है, शौकत उस्मानी है, गुलाम हुसैन, S.A. डांगे, एम. सिंगारवेलु चेट्टियर और रामचरण लाल शर्मा, नलिनी गुप्ता, शमसुद्दीन हसन, M.P.T. वेलायुधन और डॉक्टर मनीलाल संपूर्णानंद, ये 12वें व्यक्ति हैं। 13वें व्यक्ति हैं सत्यभक्त। कानपुर षड्यंत्र मामले में आरोपित 13 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों जिनके नाम इस प्रकार है: शमसुद्दीन हसन, M.P.T. वेलायुधन और डॉक्टर मनीलाल संपूर्णानंद और सत्यभगत, इनका नाम हटा दिया गया था बाद में। बाकी बचे जो 8 लोग थे, उन पर फरवरी 1923 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 121 ए
के तहत मुकदमा चलाने के लिए अनुमति दी, जो राजद्रोह या साजिश से संबंधित कानून है उसके तहत। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध ही किया गया था। अब अगला सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतियां और टिप्पणियां दी थी, सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। ऑप्शन है आपके पास INA मुकदमा या फिर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा या फिर मेरठ षड्यंत्र मुकदमा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दोस्तों मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, जो 1929 से 33 के बीच में हुआ था और इसमें कुल 22 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया था। ठीक है, 22 व्यक्तियों को आरोपित किया गया था। जैसे कानपुर षड्यंत्र में 13 लोगों पर आरोप लगाया था, वैसे ही इसमें 22 बोल रहा हूँ 32 लोगों पर आरोप लगाया गया था, जिसमें से 31 को गिरफ्तार किया गया था। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों 1929 से 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में कुल मिलाकर 32 व्यक्तियों पर आरोप लगाया, उनमें से 31 को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 2 अंग्रेज भी शामिल थे। बाद में हचिनसन की गिरफ्तारी के बाद यह संख्या 32 हो गई। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर जो आइंस्टीन थे, H.C. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने भी इसकी कटु आलोचना की थी। अगला सवाल है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? आपको मैंने कई बार बताया था पीपीटी में कि ट्रेड यूनियन जो था उसका क्रांतिकारी चरण है 1926 से लेकर के और 39 तक। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो क्रांतिकारी चरण रहा ये 1926 से 1939 तक रहा। इस दौरान M.N. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे यानी S.A. डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 की वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? देखिए 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा। और जो सोमेंद्र नाथ टैगोर थे इनके द्वारा भी एक पार्टी RCPI का गठन किया गया था, यानी कि रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कब की गई थी? 1934 में। देखिएगा वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। सचिंद्र सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी, ये आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? अभी मैंने बताया था कि इन्होंने 1934 में एक अपना राजनीतिक दल बनाया था जिसका नाम था RCPI, जो CPI के बाद बना था, यानी कि इसका नाम था रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप देखिए इसको क्रांतिकारी साम्यवादी दल बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है, यानी कि सीधे तौर पर आप देखिएगा तो इसी का दूसरा नाम RCPI है, यानी दोनों एक ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रांतिकारी साम्यवादी दल यानी कि रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको RCPI आप बोलते हैं शॉर्ट में, इसकी स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारत की साम्यवादी दल यानी CPI से टूटकर अलग होकर बनी थी। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा नाम कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया था। हालांकि ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाई, ना ये फेमस हो पाया, ना इससे पहले का जो आपने रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी देखा था जिसकी स्थापना M.N. रॉय ने 1940 में की थी, वो भी ज्यादा फेमस नहीं हो पाया आगे चलकर। अब अगला और इस टॉपिक का आखिरी सवाल जो UP PCS प्री 2024 में पूछा गया था, काफी अच्छा सवाल है। वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। दूसरा, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। ऐसे तो 1926 में ही बंगाल में वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन किया गया था, 1927 में बंबई में इसका गठन हुआ। अखिल भारतीय रूप से इसका गठन नहीं हुआ था उस समय, इसीलिए ऑप्शन जो पहला कथन है वो गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर जरूर सही है, क्योंकि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिससे इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके, इसीलिए ऑप्शन डी को हम चूज करेंगे, केवल दूसरा सही। आप देखिएगा दोस्तों
सर्वप्रथम 1925 में बंगाल में कांग्रेस के अंतर्गत लेबर स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जो कि वर्ष 1926 में बंगाल की वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी में परिवर्तित हुई। तत्पश्चात 1926 में बंबई प्रांत में कांग्रेस के भीतर उभरी। कांग्रेस लेबर पार्टी से वर्ष 1927 में बंबई प्रांत की वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन हुआ। इसके बाद वर्ष 1928 में पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी के नाम से और फिर संयुक्त प्रांत में वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी गठित की गई। आप देखिएगा विभिन्न प्रांतों के इन श्रमिक और कृषकों दलों के दिसंबर 1928 में कलकत्ता में हुए सम्मेलन में ऑल इंडिया वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में गठित हुई। यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर इसका गठन तो हुआ वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी का, लेकिन ये 1928 में हुआ कलकत्ता में सम्मेलन के दौरान। इस प्रकार पहला तो गलत है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत काम करते हुए श्रमिकों और किसानों के मांगों को उचित मंच प्रदान करना था, ताकि कांग्रेस को अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। इस प्रकार दूसरा सही है, पहला गलत है। ये आखिरी सवाल था दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओवरऑल 2 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, दोनों ही बढ़िया चैप्टर्स थे और लेटेस्ट एग्जाम्स में जैसे 2024 में और 2025 में भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट और हैं। और जो भी क्वेश्चन है मैंने करा दिया। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो बस छोटा सा काम, लाइक और कमेंट जरूर करें और वीडियो को हाइप जरूर करें, ठीक है। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। द जीएस सॉल्वर को बिल्कुल नहीं भूलना है सब्सक्राइब करके रखना।